हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 5 हिस्ट्री का जो आपका जी सब्जेक्ट है 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 हिंदी मीडियम में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। इसके बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, मोस्टली आपका सब कवर हो जाएगा और आपको हम फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। कोई भी क्वेरी होती है तो इंस्टा पे आके आप पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमारा जो ग्रुप है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, स्पेलिंग सही से सर्च मारना, आपको जितने भी नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम वहां पे मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है पूंजीवादी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, इसका आधुनिकता से क्या संबंध है। यानी कि जो आपका पूंजीवादी औद्योगिकरण है इसको मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता के साथ जोड़कर एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको जरूर करके जाना। तो देखो, औद्योगिकरण यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो टाइम जब उद्योग लगाए जा रहे थे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से उससे पूंजीवाद को ज्यादा वो बढ़ावा मिला, पूंजीवाद होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी तमाम चीजें आज के इस प्रश्न के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्या है। तो पूंजीवादी औद्योगिकरण क्या है? एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, यानी कि एक बदलाव का समय है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास एक बदलाव आया, मुख्य रूप से यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान। जो आपका यूरोप है, एक टाइम आया जब वहां पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी, यानी कि यूरोप के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विकास हो रहा था, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इसमें पूंजी के निजी स्वामित्व और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संचालित वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन शामिल है। इसका मतलब है कि आपका पूंजीवाद में क्या होता है, जितना भी पैसा होगा, ठीक है, उसके ऊपर निजी स्वामित्व होगा, यानी कि आपका वो पर्सनल होगा। आप जो भी पैसा कमाओगे, जो भी पैसा लगाओगे, आप खुद से लगाओगे, सरकार का रोल उसमें खत्म हो जाता है। दूसरा, आप उन चीजों का उत्पादन ज्यादा करोगे जो बाजार में जिसकी ज्यादा डिमांड है। मार्केट एक तरीके से इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड है उसी की ही आप ज्यादा जो है भाई प्रोडक्शन करोगे, उसी के ऊपर आप ज्यादा काम करोगे। तो इसके ऊपर ये पूरा मॉडल बेस्ड है आपका। ठीक है, तो अब हम यूरोप के अंदर समझेंगे कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी और पूंजीवाद किस तरीके से वहाँ पे आया। बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे कि उसकी मुख्य विशेषताएं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पूंजीवादी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, पहले आप इसको समझो, फिर मैं आपको आधुनिकता के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए क्या है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। सबसे पहले जब भी आप पूंजीवाद की बात करते हो तो इतना समझ लेना, जितना भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन के साधन हैं, उसके ऊपर जो स्वामित्व होगा, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा? एक निजी, कुछ मतलब खुद का ही, कुछ लोगों का या किसी कंपनी का हो सकता है। तो पूंजीवाद राज्य के बजाय कारखानों, मशीनरी और कच्चे माल जैसे संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा निर्भर करता है। मींस पूंजीवाद जहां पर होगा वहां पर राज्य का रोल खत्म हो जाता है। जो आपका देश है, जो सरकार है, वो इसमें कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो कुछ व्यक्ति होंगे वो कच्चे माल को कंट्रोल करेंगे, कारखानों को कंट्रोल करेंगे, या कंपनियां मिलकर उसके ऊपर कंट्रोल जमाएंगी। यहां पे सरकार का काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। लाभ का उद्देश्य, पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, उसमें समाज के भलाई की कोई बात नहीं होती है। मेनली लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। जो भी प्रोडक्शन होगा फैक्ट्रियों में वो फायदा, मुनाफा कमाने के लिए होगा। तो यह व्यवसायों को प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, नवाचार करने, लागत कम करने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए प्रेरित करता है। होगा क्या, जब सभी लोग फायदा कमाना चाहते हैं तो लोग किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? जो सस्ता दे रहा होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसका सामान अच्छा होगा। तो जब कंपटीशन का माहौल होगा तो हर कोई एक दूसरे से अच्छा करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कितनी सारी मोबाइल कंपनियां हैं, एमआई है, ओप्पो है, ठीक है, मोटो है, या फिर आपके कोई भी आप समझ लो, ठीक है, वन प्लस है। अब ये सारी एक ही अपना जो है मतलब 10,000 से 20,000 की रेंज में मोबाइल निकालती हैं अगर, तो हर कोई चाहता है कि मैं सस्ते में ज़्यादा फीचर दूं, नई टेक्नोलॉजी दे दूं। उसने 4G बनाया है तो मैं 5G दे दूं। तो होगा क्या, इससे आपकी एक कंपटीशन की भावना आएगी सभी में। तो जब कंपटीशन की भावना आएगी तो आपको जो वस्तु प्राप्त होगी वो बहुत अच्छी प्राप्त होगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फिर है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बेसिकली पूंजीवादी औद्योगिकरण में होता क्या है, जो भी उत्पादन होगा और जो उसको बेचा जाएगा वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलेगा, कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, सप्लाई उसी चीज़ की ज़्यादा होगी।
तो इससे उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कि जितने भी जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सभी आपस में कंपटीशन करेंगे। जो भी बेहतर सेवा प्रदान करेगा, बेहतर सामान बनाएगा, उसी की चीज ज्यादा डिमांड में रहेगी। सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है। फिर है मजदूरी श्रम प्रणाली। इसका मतलब है पूंजीवादी औद्योगिकरण का एक मुख्य हिस्सा मजदूरी श्रम है, यानी कि इसमें जो उद्योगों में मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें श्रमिक अपने काम के बदले नियोक्ताओं से मजदूरी पाते हैं। नियोक्ता मतलब जो लोग उनको काम पर रख रहे हैं, तो मजदूर लोग जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, बदले में मजदूरी लेंगे। तो इससे एक ऐसा वर्ग बना जो अपनी रोजी रोटी के लिए कारखानों और उद्योगों की नौकरियों पर निर्भर हो गया। यूरोप में जब मुख्य रूप से जब औद्योगिकरण का समय था, तो एक ऐसा वर्ग उभरा समाज का जो मजदूर वर्ग था, जो अपने मजदूरी करता था, रोजी रोटी कमाने के लिए कारखानों में काम करने लगा था। फिर है औद्योगिक और तकनीकी प्रगति। होता क्या है, मुनाफा कमाने की चाह से लगातार नए नए आविष्कार होते हैं। देखो पूंजीवादी औद्योगिकरण में हर कोई चाहता है मैं बेनिफिट कमाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाना है तो न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए इनोवेशंस होंगे, आविष्कार होंगे, जैसे भाप का इंजन, मशीन से चलने वाले करघे, यानी कि जो कपड़ा वगैरह बनता था पहले हथकरघा होता था, हैंडलूम, फिर उसके बाद जो है मशीन वाला करघा आ गया। रेलगाड़ियां बनाना, जहाज बनाना, ये सब लोगों ने क्यों बनाया, ताकि उनका अपना बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए, समय बचा सकें, ठीक है। तो देखो ये जितने भी इन्वेंशंस हैं आप पीछे देख सकते हो, भाप का इंजन है, हथकरघा है, या फिर पानी वाले जहाज हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों बनाई गई थी, इसीलिए कि भाई बेनिफिट इंसान ज्यादा से ज्यादा ले सके। शहरीकरण और सामाजिक पुनर्गठन। इसका मतलब है औद्योगिकरण के कारण लोग काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन करने लगे। तो सिंपल सी बात है, उद्योग लगेंगे तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, मजदूर गांव से आएंगे, गांव से ज्यादा लोग जब शहरों में पलायन करेंगे तो शहरीकरण होगा, शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगेगी। तो इस शहरी बदलाव ने घनी आबादी वाले औद्योगिक शहर बनाए, यानी कि अब जो है प्रॉपर डेंस, एकदम आप कह सकते हो घने, एकदम इतनी पॉपुलेशन वाले शहरों का मतलब वो हुआ उदय, आप सोच भी नहीं सकते, भीड़ भाड़ वाले शहर हो गए। और नए नए सामाजिक वर्गों का भी उदय हुआ, जैसे श्रमिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है। ये पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले तो क्या होता था आपको पता है, फ्यूडलिज्म वगैरह चलता था, सामंतवाद होता था, और उसमें आपको पता है समाज का जो था सिस्टम अलग था। अब जो है सामाजिक वर्ग में बदलाव आया, अब जो है मजदूर और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग के लोग, इनको बुर्जुआ भी कहा जाता है कई जगह पे, ठीक है, याद रखना ये वर्ड आ सकता है आगे। फिर है वैश्विक विस्तार और व्यापार। तो पूंजीवादी औद्योगिकरण ने देशों को वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जोड़ा, क्योंकि जब लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू करी जो दूसरे देश में उपलब्ध नहीं है, तो लोगों ने व्यापार करना शुरू करा दूसरे देशों के साथ, और औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल का शोषण किया गया। जो यूरोपीय शक्तियां थी उन्होंने क्या करा, जो उनके उपनिवेश थे अफ्रीका में, या फिर आपका भारत है, ठीक है, या फिर बाकी की जो जगहें हैं, वहां के जितने प्राकृतिक संसाधन थे, जो कच्चा माल था, वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहां से शोषण करके उसको अपने फैक्ट्रियों में बना के और उसको पूरे दुनिया में बेचा। तो इससे क्या हुआ कि भाई इनको तो फायदा हो गया, लेकिन वैश्विक रूप से ये बैलेंस बिगड़ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है पूंजीवादी औद्योगिकरण और आधुनिकता के बीच संबंध। अब आधुनिकता कैसे आई, देखो भाई मॉडर्निटी जिसको आप कहते हो, इसका क्या रोल है यहाँ पे, तो आइए आपको बताता हूं। पूंजीवादी औद्योगिकरण ने पारंपरिक समाजों से आधुनिक समाजों में बदलाव, आप मतलब जो लोग पहले गांव में रहते थे, पहली बात तो वो शहर में आ गए, शहर में आएंगे तो नए नए विचार आएंगे, नए विचार आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक समाज में बदलाव आएगा। तो आधुनिकता उस दौर को दर्शाता है, यानी कि मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है समझ लो। आधुनिकता वो दौर था, वो समय था जिसमें औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, सांस्कृतिक बदलाव आए। जो लोग पहले गांव की पुरानी संस्कृति फॉलो करते थे, अब उन्होंने नया शहरों में जाके नई नई चीजों को सीखा, और यानी कि इसी टाइम पे तर्क वितर्क होने लगा। आपको पता है पुनर्जागरण भी यूरोप में हुआ था, विज्ञान वाला अब समय था, नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो अब ये समाज बदल चुका था, मॉडर्न हो चुका था यूरोप का समाज। हुआ क्या, आर्थिक परिवर्तन सबसे पहला है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कितने परिवर्तन है। सबसे पहला है आपका आर्थिक परिवर्तन। हुआ क्या यहाँ पे, आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि जब आधुनिक समय आया तो पूंजीवाद को ही ज्यादातर जगहों पर अपनाया गया, और औद्योगिकरण ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और कुशल वितरण प्रणालियां शुरू की, जिससे आधुनिक वैश्विक व्यापार और वाणिज्य की नींव पड़ी। तो जब पूंजीवादी औद्योगिकरण हुआ तो उसकी वजह से व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया,
सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, लोग गांव से मतलब गांव की एक कृषि वाली अर्थव्यवस्था को छोड़कर लोग शहरों में गए, शहरों में उन्होंने मशीनें देखी, नई नई चीज़ें को वहाँ पे सीखी, समाज में बहुत बदलाव आया। और पूंजीवाद ने व्यक्तिगत सफलता, प्रतिस्पर्धा और योग्यता पर जोर दिया। यानी कि पूंजीवाद पूरा इस पे चलता है कि आप कितने योग्य हो, आपकी सामाजिक श्रेणी कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए जब भी आपको काम मिलेगा। और कंपटीशन की भावना आ गई सभी मजदूरों में। तो ये एक तो बदलाव आए, ठीक है। और इसके अलावा तकनीकी नवाचार, इसी टाइम पे पूंजीवादी औद्योगिकरण के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हुए। भाप का इंजन, टेलीग्राफ और पानी वाले जहाज और ज़्यादा अच्छे हो गए। और भी बहुत सारे बदलाव हुए, हैंडलूम्स वगैरह, हथकरघा, मतलब हथकरघा से अब मशीन वाला वो आ गया, कपड़े वाला। राइज ऑफ नेशन स्टेट, इसका मतलब है पूंजीवादी औद्योगिकरण ने मजबूत राष्ट्र राज्यों के विकास को बढ़ावा दिया। इन राष्ट्र राज्यों ने अर्थव्यवस्थाओं को विनियमित किया और सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जो उद्योगों का समर्थन करती थी। यह आधुनिक शासन का एक प्रमुख पहलू है। इस टाइम पे जितने कुछ छोटे छोटे जो स्टेट बटे हुए थे, ठीक है, पहले पूरी पूरी कंट्रियां नहीं होती थी, छोटे छोटे स्टेट बटे हुए थे जो कि राष्ट्र राज्य कहलाते थे, नेशन स्टेट्स। तो ये क्या अपना खुद ही गवर्नमेंट चलाते थे। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो इन्होंने भी सड़कें बनाई अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने वहां पे बंदरगाह बनाए, व्यापार को और मजबूत करा, ठीक है। तो ये एक लहर से आ गई बदलाव की। फिर है वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता। इसी टाइम पे वैश्वीकरण हुआ, मतलब व्यापार बढ़ा तो देश आपस में जुड़े, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। फिर है शिक्षा और ज्ञान पर प्रभाव। तो आधुनिकता ने औद्योगिकरण आधुनिकता ने यानी कि जो मॉडर्न चीज़ें सब कुछ हो रही थी, उसने औद्योगिक नौकरियों के लिए लोगों को कौशल देने के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया। यानी कि लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई गई जिनसे उनको फैक्ट्रियों में काम मिलेगा। विज्ञान और तर्कशील सोच केंद्रीय बन गए। यानी कि अब वो जो पहले के अंधविश्वासों में दुनिया जीती थी वैसा नहीं था, लोग तर्क वितर्क करते थे, विज्ञान का जमाना आ गया था। और फिर है आधुनिक सामाजिक समस्याओं का उदय। इसी समय पर आधुनिकीकरण की वजह से कुछ नई समस्याएं आई, जैसे कि धन की असमानता, क्योंकि सभी लोग तो अमीर नहीं थे, सभी फैक्ट्रियों के मालिक नहीं थे, तो गरीब लोग गरीब हो गए। कामकाज की परिस्थितियां बहुत खराब होती थी, जहां मजदूर लोग काम करते थे वहां पे बहुत खराब हालत होती थी, भाई जो फैक्ट्रियां होती है बहुत गंदी होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, खासकर छोटे देशों के संसाधन लूट के ले गए बड़े बड़े देश जो थे। तो ये कुछ चुनौतियां थी, ठीक है। और पर्यावरण के भी मुद्दे बहुत सारे आ गए थे कि भाई औद्योगिकरण की वजह से आपका प्रदूषण बहुत हो रहा था। तो ये आपका प्रश्न खत्म होता है। अब मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की ओर अब मैं आपको लेके चलता हूं। ये वो महायुद्ध था जहां पे दुनिया में बहुत तबाही मची, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई, बहुत सारे लाखों लोगों की जान माल की हानि हुई। तो आखिर इसके पीछे के रीजन क्या थे, ये वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, आइए समझते हैं। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, 1914 से 1918 तक चलने वाला एक वैश्विक संघर्ष था। वैश्विक वर्ड का मतलब है ग्लोबल, यहाँ बहुत सारे देश शामिल थे इसमें। तो इसमें विश्व की कई प्रमुख शक्तियां शामिल थी। मुख्य रूप से यूरोप के अंदर ये वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था, ठीक है। इसके पीछे एक नहीं अनेकों कारण हैं, तो इसके मेन कारण है वो आपसे पूछे गए हैं। तो आपको स्टोरी तो भाई पूरी पता होनी चाहिए कि आखिर है क्या इसमें। तो इसके प्रमुख कारक अब हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्यों था। तो सबसे पहला है सैन्यवाद। सैन्यवाद का अर्थ होता है कि यह विश्वास कि एक देश को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाए रखनी चाहिए और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस टाइम पे 1914 से 18 से बीच एक विचार चल रहा था, वो था सैन्यवाद। यानी कि हर देश को अपनी सैन्य शक्ति हमेशा मजबूत रखनी चाहिए और मतलब कभी भी उसको लड़ना पड़े अगर देश के लिए, तो वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहो। मींस देश एकदम लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। और प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय राष्ट्र हथियारों की दौड़ में शामिल थे। यानी कि यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हथियारों के मामले में।
विशाल सेनाओं का निर्माण कर रहे थे, यानी कि सभी देश अपनी सेना को बढ़ाए जा रहे थे, हथियार बनाए जा रहे थे, जमा करे जा रहे थे, मशीन गन, तोप और जो युद्ध पोत होते हैं, जैसे कि पानी वाले जो जहाज होते हैं युद्ध में जाने वाले, जैसे जर्मनी का जो है यू बोट्स और ब्रिटेन का ड्रेडनॉट्स, ये सब ऐसे नई नई तकनीक आ चुकी थी सेना में जिससे बहुत ज्यादा खतरा आए दिन बना रहता था कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो इस आक्रामक सैन्य विस्तार, ये सैन्य विस्तार ही तो है, आप अपनी सेना बढ़ा रहे हो, आप अपने हथियारों को बढ़ा रहे हो, तो सभी देशों के बीच में तनाव बना रहता था और एक डर का माहौल रहता था कि कभी भी लड़ाई अब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हर कोई प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ था। फिर है गठबंधन। गठबंधन का मतलब है जब आप किसी देश के साथ गठबंधन करते हो, दोस्ती या समझौता करते हो, जिनमें संघर्ष की स्थिति में एक दूसरे का समर्थन करने की बात होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप क्लास में 4 दोस्त हो, आप चारों की बहुत अच्छी दोस्ती है, आपने कसम खा रखी है अगर एक के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम तीनों चारों मिलकर उसको पीटेंगे सामने वाले को। तो ऐसा गठबंधन उस टाइम पे बना लिया था देशों ने। अगर उस देश के ऊपर किसी ने अटैक किया तो भाई हम सभी मिलकर उसके ऊपर भी अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ये गठबंधन का मामला चल रहा था। हुआ क्या, यूरोप 2 प्रमुख गठबंधनों में विभाजित था। जो यूरोप था वहां 2 गठबंधन बने हुए थे। एक तरफ है ट्रिपल अलायंस, जहां पे है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरी तरफ है ट्रिपल एंटेंट, यानी कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। हुआ क्या, ये गठबंधन इन लोगों ने बनाए थे अपने फायदे के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, लेकिन इन गठबंधनों ने संतुलन तो छोड़ो और तनाव बढ़ा दिया। हुआ क्या, 2 देशों के बीच एक छोटा सा संघर्ष गठबंधन प्रतिबद्धताओं के कारण आसानी से एक बड़े युद्ध में बदल सकता था। अब मान लो कि भाई ये जर्मनी फ्रांस के बीच में छोटी सी कोई बातचीत हो गई, और वो बातचीत कब पता चलेगा कि बड़े युद्ध में बदल जाएगी, क्योंकि इन्होंने गठबंधन कर रखा है। अब फ्रांस जर्मनी को कुछ भी करेगा तो भाई ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे ही अगर जर्मनी ब्रिटेन को या रूस को कुछ करेगा तो भाई बाकी सारे लोग आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये था, ठीक है, मतलब गठबंधन वाला मामला चल रहा है। अब यहां पे एक वर्ड आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है छोटे देशों को कब्जा करके अपने फायदे के लिए यूज करना, उनको अपना उपनिवेश बनाना और अपनी शक्ति का विस्तार करना। तो इस टाइम पे ये सभी जो यूरोपीय देश हैं वो यही कुछ कर रहे थे। तो यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका, एशिया में अपने उपनिवेशों के लिए संसाधन, धन और रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। यानी कि जो इनकी मतलब कॉलोनीज थी, चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया में हो, हर यूरोपीय शक्ति चाहती थी कि वहां से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन लूटें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटें। और जर्मनी एक उभरती हुई शक्ति थी इस टाइम पे, और उसे लगा कि ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही दुनिया के अधिकांश हिस्सों का उपनिवेश बना लिया है। यानी कि जर्मनी को लगता है कि यार ये ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी इतनी जगहों को अपना गुलाम बना चुके हैं, अभी भी लगातार यही फायदा ले रहे हैं। तो उपनिवेशों को लेकर ये प्रतिस्पर्धाओं के बीच शत्रुता और अविश्वास को बढ़ावा देती थी। यानी कि जब ये उपनिवेश बनाए जा रहे थे तो अब जर्मनी के मन में और कई देशों के मन में ये आने लगा कि भाई ये सारा फायदा बस ब्रिटेन और फ्रांस वाले लेते हैं, और मतलब इससे क्या है, एक होड़ हो गई कि भाई हाँ मैं ज्यादा कब्जा बनाऊंगा, मैं ज्यादा बनाऊंगा। फिर इसी टाइम पे राष्ट्रवाद की बात आती है। राष्ट्रवाद का मतलब है आप अपने देश के प्रति वो गर्व महसूस करते हो, जो निष्ठावान आप रहते हो, लोग अपने राष्ट्र या जातीय समूह के प्रति महसूस करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब यही है, आप भारतीय हो तो आप गर्व से कहते हो मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है भारतीय होने पर। तो ये राष्ट्रवाद है, अपने देश के लिए जब आप अच्छी निष्ठा वाली फीलिंग रखते हो। तो ऐसे ही हुआ क्या, यूरोप के कई हिस्सों में लोग अपनी साझा संस्कृति, भाषा या इतिहास के आधार पर स्वतंत्रता या एकता चाहते थे। यानी कि यूरोप कई टुकड़ों में जब बटा हुआ था तो जो जो लोग ऐसे थे जो सेम कल्चर के थे, वो चाहते थे हमारी आइडेंटिटी एक अलग हो, अलग देश हो हमारे पास। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, सर्बिया बाल्कन क्षेत्र में सभी स्लाविक लोगों को एकजुट करना चाहता था। यानी कि जो सर्बिया नाम से देश है वो क्या चाहता था, जो बाल्कन देश है, ठीक है, बहुत सारे देश आते हैं इसमें, और उनको वो सभी वहाँ के स्लाविक लोगों को जोड़कर एकजुट करना चाहता था, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी के विविध साम्राज्यों पर खतरा पैदा हुआ। अब ऐसा ये करेगा तो भाई इससे वो ऑलरेडी जिसके अंडर में वो आते हैं तो उसको तो खतरा होगा ना, यार ये मेरे वाले लोगों को अपने वहाँ ले जाना चाह रहा है। और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद ने
फ्रैंको प्रशियन युद्ध 1870 से 71 में अपनी हार और अल्सेस लॉरेन की हानि का बदला लेने की मांग करी। अब फ्रांस के लोग और परेशान थे कि भाई फ्रैंको प्रशियन वॉर में आपको पता है भाई प्रशिया ने उनको बुरी तरीके से हरा के और उनके वो 2 डिस्ट्रिक्ट भी ले लिए थे और बहुत बुरी तरीके से हरा भी दिया था। तो वो लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह सब बंद करवा दी थी वहाँ पे जर्मनी वाले लोगों ने। तो ये दिक्कत है प्रशिया वालों ने। फिर है आर्थिक प्रतिद्वंदिता। अब ये सभी देशों के बीच में एक कंपटीशन रहता था आर्थिक रूप से कौन ज्यादा मजबूत रहेगा। समझ रहे हो अक्सर युद्ध क्यों होते हैं? कंपटीशन की वजह से, जगह के ऊपर, संसाधन के ऊपर, यही मेन रीजन होते हैं हमेशा, ठीक है। तो हुआ क्या, जर्मनी की औद्योगिक वृद्धि ने ब्रिटेन की प्रमुख आर्थिक शक्ति की स्थिति को चुनौती दी। हुआ क्या, ब्रिटेन अपने आप को नीचे नहीं देख सकता था कभी, लेकिन उस टाइम पे जर्मनी में औद्योगिकरण हो रहा था ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को एक चुनौती मिली कि भाई ये जर्मनी वाले बहुत पैसा छाप लेंगे। तो व्यापार और बाजार की प्रतिस्पर्धाओं ने, यानी कि ये जो व्यापार को लेकर कंपटीशन है, ये मार्केट की जो इकोनॉमी को लेकर कंपटीशन है, विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में सबसे ज्यादा तनाव पैदा किया। ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन टाइप से बन गए कि ये चाहते थे हम आगे जाएंगे तो एक दूसरे से आगे निकलेंगे। ये देश एक दूसरे को आर्थिक प्रतिद्वंदी और सैन्य खतरा दोनों के रूप में देखते थे। यानी कि ब्रिटेन हो और जर्मनी हो, दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे कि भाई ये मेरे से आगे निकल जाएगा पैसों में, या इसकी सेना मुझसे मजबूत हो सकती है कभी। तो ये शक बना हुआ था। फिर आता है बाल्कन का संकट, यानी कि बाल्कन का जो क्षेत्र है, देखो मैं आपको बता देता हूं बाल्कन में क्या क्या आता है। जो आपको रोमानिया, सर्बिया, मोल्दोवा, क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, और ये जो एरिया है आपके, ये बेसिकली रोमानिया वगैरह, ये आपका बाल्कन क्षेत्र है। अब यहाँ पे हो गया संकट थोड़ा सा। हुआ क्या, बाल्कन दक्षिण पूर्व यूरोप का एक क्षेत्र था। जब आप यूरोप का मैप उठाओगे तो उसमें दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो आपको दिखता है वो बाल्कन है। अब इस बाल्कन क्षेत्र में कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे कई जातीय समूह रहते हैं, यानी कि अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, किसी एक का डोमिनेंस अभी नहीं है। तो इसे अक्सर यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अस्थिरता बनी रहती थी। यहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े के चांसेस होते ही होते थे, क्योंकि इतनी जातियां यहाँ पर रहती थी। अब होता क्या है, सर्बिया रूस की मदद से बाल्कन क्षेत्र के सभी स्लाविक लोगों को एकजुट करना चाहता था, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। लेकिन ये ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि भाई उनका तो वो क्षेत्र था। हुआ क्या, इसी टाइम पे ओटोमन साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया था, जिससे बाल्कन में खाली जगह बन गई, ठीक है, और वहां के स्थानीय समूह और बड़े देश आपस में लड़ने लगे। तो जब ओटोमन साम्राज्य, जो एक टाइम पे बहुत मजबूत साम्राज्य था, वो कमजोर हो गया, तो यहाँ पे सभी लोग लड़ने लगे कि अब इस क्षेत्र को कौन कंट्रोल करेगा, अब कौन कंट्रोल करेगा। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस दोनों इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। रूस चाहता था मैं इस एरिया को कंट्रोल में ले लूं, ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था मेरे कंट्रोल में रहे, जिससे तनाव और बढ़ गया। यानी कि वही जमीन की दिक्कत है, संसाधनों का कंपटीशन है, यही चल रहा है अभी तक। तो फिर है इसका तत्कालिक कारक क्या था। देखो हुआ क्या था कि असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी को मरवा देना, और मरा कौन था, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ये कौन है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जो है, इसकी हत्या कर दी गई थी 28 जून 1914 को। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। समझ रहे हो, ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि बाल्कन के क्षेत्र पे कब्जा बनाना चाह रहा था, जो नहीं चाहता था कि रूस कभी भी यहाँ कंट्रोल करे, उसके वहां का जो उत्तराधिकारी था सिंहासन का, जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उसको मरवा दिया गया। और सरायेवो में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरीलो प्रिंसप द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। हुआ क्या था कि भाई ये सर्बिया, आपको याद होगा ना अभी तक मामला पीछे क्या चल रहा है, सर्बिया चाहता था जितने भी स्लोवेक लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके और एक कंट्री बना दूं वहां पे। तो इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था उसको ही मरवा दिया, और मरवाने वाले का नाम था गवरीलो प्रिंसेप, ठीक है, जो कि एक राष्ट्रवादी था, जो चाहता था सर्बिया को जोड़ना, एक करना सभी को। तो भाई इसको मरवा दिया। अब जब इसके ऊपर हमला हुआ है तो होगा क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि भाई सर्बिया तो शुरू से ही चुनौतियां दे रहा था कि हम इन लोगों को एक करेंगे, हम इनको एक करेंगे। तो भाई जब उसको जिम्मेदार ठहराया और सख्त शर्तों के साथ एक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि सर्बिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, सर्बिया के साथ हम युद्ध करेंगे, ये होगा वो होगा। जब सर्बिया ने पूरी तरीके से शर्तें नहीं मानी तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्से में आ गया, सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया।
और गठबंधनों के कारण ये स्थानीय संघर्ष जल्दी ही एक वैश्विक युद्ध में बदल गया। अब जब सर्बिया के ऊपर हमला होगा तो सर्बिया के सपोर्टर भी तो कोई ना कोई होगा ना भाई, अब वो सपोर्टर भी आएंगे इसके यहाँ पे लड़ने। हुआ क्या, कूटनीति की विफलता। अर्थ है इसका, बातचीत के माध्यम से तनाव को हल करने के प्रयास असफल रहे। यानी कि ये जो पंगा बढ़ता जा रहा था, लोग चाह रहे थे कि यार इतना जो है लफड़ा ना हो, बातचीत करो, आराम से बैठो और ये मामला शांत करो, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा करी, ये आपको पीछे बता दिया। अब यहाँ पे सर्बिया पे अटैक करोगे तो रूस आएगा भाई बीच में, क्योंकि रूस का दोस्त है। तो रूस ने सर्बिया का समर्थन करते हुए अपनी सेना तैयार कर दी। जर्मनी जो ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था, अब भाई जब रूस सर्बिया के बीच में आएगा तो जर्मनी भी आएगा फिर। अब उसने क्या करा कि भाई रूस और फ्रांस के ऊपर घोषणा कर दी युद्ध की जर्मनी ने। जर्मनी के बेल्जियम पर आक्रमण करने पर ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा करने के लिए युद्ध में प्रवेश लिया। यानी कि अब समझ रहे हो, अब सारे लोग टूट पड़ेंगे जो जो एक दूसरे का दोस्त है। तो इसी वजह से तो ये विश्व युद्ध कहलाता है कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर घोषणा करी तो सर्बिया रूस का दोस्त है। अब रूस ने भी अपनी सेना भेज के और अटैक कर दिया, तो रूस ने सर्बिया का समर्थन करते हुए अपनी सेना तैयार कर दी। अब जब रूस बीच में आया है तो एक और बड़ा देश जर्मनी भी बीच में आएगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त है। तो उसने, जर्मनी ने क्या करा, रूस और फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, जर्मनी ने फिर बेल्जियम पे भी अटैक कर दिया, लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ, ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा करने की कसम खाई हुई थी, तो ब्रिटेन आ गया फिर इसमें। अब बड़ी बड़ी शक्तियां, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे युद्ध में कूद गए। तो यहीं से आपका युद्ध शुरू हो जाता है, और मैंने आपको मेन मेन कारण बता दिए। अब यहां पे हमारा अगला प्रश्न है, क्या लीग ऑफ नेशंस सफल रहा या असफल रहा, चर्चा करें। लीग ऑफ नेशन क्या है, आपने यूएनओ का नाम अगर सुना है तो यूएनओ इसी का उत्तराधिकारी है। यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ताकि कोई भी आगे विश्व युद्ध ना हो, दुनिया में शांति बनी रहे। बेसिकली यहाँ पे देश बड़े बड़े बैठते थे जो कि यहाँ पे डिस्कस करते थे कि यार कोई लड़ाई झगड़ा ना हो बड़े लेवल पर, ठीक है। सो हुआ क्या, देखो, लीग ऑफ नेशन 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। बेसिकली इसका काम विश्व शांति बनाए रखना, दुनिया में लड़ाई झगड़ा ना हो, भविष्य में कोई संघर्ष ना हो, ठीक है। लेकिन ये कितना प्रभावशाली था, इसको लेकर हमेशा से डिबेट रहती है, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं रोक पाया, ठीक है। एक तो बड़े बड़े देश भी इसमें नहीं थे। लीग ऑफ नेशन की सफलता, हालांकि पूरी तरीके से आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बेकार ही था। तो लीग ऑफ नेशन बहुत जगह पे सफल भी हुआ है, उसने अच्छे काम भी करे हैं। क्या करा है बताता हूं आपको। ह्यूमैनिटेरियन वर्क यानी कि मानवतावादी कार्य करे हैं, जैसे कि विश्व युद्ध के बाद में जो शरणार्थी लोग थे, जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, उन लोगों की मदद करी इसने। और स्वास्थ्य संगठन जैसे कि WHO वगैरह ने कई बीमारियों को ठीक करने के लिए काम करा, जैसे मलेरिया, कुष्ठ रोग, कैसे इन्होंने अभियान चलाए कि ये बीमारियां खत्म हो जाए पूरी तरीके से। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी, जो इंसानों को बेचा जाता है, जो ड्रग्स वगैरह को बेचा जाता है, उस चीज़ को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस ने बहुत काम करे। और इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक सहयोग, यानी कि देशों को आर्थिक और श्रमिक मुद्दों पर सहयोग करा, यानी कि भाई मदद करी, पैसों से भी मदद करी। और इसने अपना एक जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए अलग से संगठन बनाया, ILO नाम से, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जो कि स्पेशली मजदूरों की मदद के लिए बनाया गया था। और जैसे मजदूरों की कई समस्या होती है ना, कामकाज की परिस्थितियां ठीक करो, बाल श्रम वगैरह मत करवाओ, इसके ऊपर इसके इस संगठन ने ध्यान दिया, जो मजदूरों के अधिकार होते हैं उसके ऊपर काम किया। वैश्विक शांति की दिशा में पहला कदम, यानी कि ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका मेन काम था, मतलब दुनिया भर में संस्थाएं तो बहुत होती हैं पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये पहली संस्था थी भाई पूरे वर्ल्ड की, जो कि पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, फिर भी इसने भविष्य में, जैसे आपका UNO बना था तो उनको भाई इसी से इंस्पिरेशन मिली थी ना, लीग ऑफ नेशन से UNO को, और क्योंकि वो उसका उत्तराधिकारी है तो UN के ही मतलब एक, मतलब वो क्या कह सकते, एक नींव जो होती है वो लीग ऑफ नेशन की थी, उसके बाद ही आपका UNO आगे बना। अब लीग ऑफ नेशन की विफलताएं क्या हैं, ये ज्यादा हैं। देखो, इसने काम तो करे हैं लेकिन इसके अंदर कमियां ज्यादा थी। सबसे पहला है निर्णयों के निष्पादन में कमजोरी, जो भी डिसीजन लेता है ये उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं करता। लीग के पास एक तो कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। आज UNO के पास अपनी पीस कीपिंग फोर्स है और सेना है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। तो भाई जब आपके पास सेना ही नहीं, आपकी सुनेगा कौन। यह सदस्य देशों पर निर्भर था,
और वे प्रतिबंधों या सैन्य कार्रवाइयों को लागू करें, लेकिन अधिकांश देश संकोच करते थे। यानी कि खुद की सेना थी नहीं, अगर कहीं युद्ध शांत करवाना है तो ये अपने मेंबर के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी सेना भेजेंगे। तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलता है। उदाहरण के लिए जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, तो लीग ऑफ नेशन ने कोई भी कार्य नहीं किया प्रभावशाली ऐसा जिससे कि वो उसको रोके। बेसिकली काम तो उसका यही था ना, शांति बनाए रखना, शांति तो बनाई नहीं। प्रमुख शक्तियों की अनुपस्थिति, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। लीग ऑफ नेशन जो था आपका, उसमें बड़े बड़े देश शामिल नहीं थे। यूएसए जो कि इसको संस्थापना मतलब इसकी स्थापना करने में एक देश था, कभी भी वो लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने वर्साई संधि को स्वीकृति नहीं दी थी। जो वर्साई की संधि थी उसको अमेरिका की सीनेट ने नहीं माना था, और ये अमेरिका कभी भी इसके अंदर नहीं आया कुछ भी मीटिंग वगैरह में। जिससे आप कह सकते हो जब अमेरिका ही नहीं है इसमें, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश था एक टाइम पे, है ना, और आज भी है। तो जब वो नहीं आया तो इसकी क्या इफेक्टिवनेस होगी भाई। जर्मनी और सोवियत संघ को शुरू में बाहर रखा गया। अब स्टार्टिंग में ये दो देश नहीं थे, सोवियत संघ और जर्मनी इसमें। तो जब शक्तिशाली देश नहीं होंगे तो ये लीग ऑफ नेशन किसके दम पे युद्ध रुकवाएगा, जब बड़े बड़े लोग ही नहीं है इसके पास। आर्थिक मंदी, जब 1930 के दशक में द ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक महामंदी का दौर था, उस टाइम पे महामंदी ने देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अधिक अपने घरेलू समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जब लोग अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को ही नहीं संभाल पा रहे थे, अर्थव्यवस्थाओं को, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे हर देश, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम करेंगे जब वो अपना ही नहीं संभाल पा रहे। जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों ने अपनी आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई। ये तीन ऐसे देश थे, जर्मनी, जापान और इटली, जब बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, तो यहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे तानाशाह लोगों का उदय हुआ, चाहे वो हिटलर हो चाहे वो मुसोलिनी हो। फिर उन्होंने आके सरकारों को हटाया, खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, और लीग ऑफ नेशन उनका कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये भी एक इसकी कमजोरी है। प्रमुख संकटों में विफलता, मेन मैं कुछ संकट बताता हूं जहां पे ये कुछ नहीं कर पाया था। एक तो जो मंचूरिया वाला संकट था, जापान ने मानचुकवो यानी कि मंचूरिया का ही एक एरिया है, वहां पे आक्रमण किया, तो लीग ने इसकी निंदा करी लेकिन कोई मजबूत कदम नहीं उठाया। निंदा करने से क्या होता है, कदम उठाओ ना भाई। तो अब जापान ने लीग छोड़ दी, लीग ऑफ नेशन से जापान बाहर। फिर इथियोपिया का संकट आया भाई, इटली ने इथियोपिया नाम की जगह पर आक्रमण किया, लीग ने थोड़े से प्रतिबंध लगाए इटली के ऊपर, सैंक्शंस लगाए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वो भाई कोई भी कदम वैसा कदम नहीं उठा पाया जो इटली को प्रभावित करे। फिर हिटलर का उभार, अब हिटलर का वो कुछ नहीं कर पाया भाई लीग ऑफ नेशन। लीग जर्मनी के पुनः सैन्यकरण और क्षेत्रीय विस्तार को रोकने में असफल रहा। जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रोक लगाई गई थी कि वो अपनी सेना सकता ना, वो अपने हथियार बना सकता है, ठीक है, ना वो सकता है। लेकिन हिटलर ने बोला कि भाई मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होता है, जो कर सकते हो वो कर लो। तो हिटलर को भी नहीं रोक पाए, तो फिर इसका काम क्या है, कुछ नहीं कर पाया ये। ब्रिटेन और फ्रांस पर अत्यधिक निर्भरता, अब बेसिकली जो लीग ऑफ नेशन है वो ब्रिटेन पर ज्यादा निर्भर था। ब्रिटेन और फ्रांस लीग के सबसे मजबूत सदस्य थे, लेकिन वे अक्सर लीग के सिद्धांतों को लागू करने के बजाय अपना स्वार्थ पहले देखते थे। यानी कि वो दुनिया को बाद में सोचते थे, वो ये देखते थे लीग ऑफ नेशन से हमारा क्या फायदा हो सकता है। यानी कि वो काम को लेकर उतने डेडिकेटेड नहीं थे, वो अपना प्रॉफिट के लिए ही बस जुड़े हुए थे लीग के साथ। अंतिम निर्णय, हालांकि लीग ऑफ नेशंस ने कुछ सफलता के क्षण भी देखे जो मैंने आपको बताए हैं, मुख्य रूप से यह विफल रहा है, कोई इसका फायदा नहीं हुआ, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी नहीं रोक पाया। तो बेसिकली इसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और फिर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध को जब बिल्कुल खत्म करना था, उस टाइम पे यूएनओ आपका बनता है, ठीक है, जो कि बनाया गया भविष्य में अब कभी और युद्ध ना हो। और यूएनओ में आपका अमेरिका भी है, सभी बड़े बड़े देश शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1929 की महामंदी जिसको द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, उसके कारण और उसके प्रभाव क्या थे ये आपको बताना है। तो चलिए फिर आइए देखते हैं हुआ क्या था। तो 1929 एक वो टाइम था जब दुनिया भर में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया था। इसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। मंदी का समय था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई थी। हुआ क्या, आइए देखते हैं। महान मंदी 1929 में शुरू होकर 1930 के दशक तक जारी रहने वाला एक गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था।
यह इतिहास का सबसे विनाशकारी वित्तीय संकटों में से एक था। आज तक की हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ था, जिसका प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ा, व्यवसायों पर पड़ा और सरकार पर भी पड़ा, पूरी दुनिया में। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो लोगों को खाने की जो बेसिक चीजें होती हैं, जो ब्रेड वगैरह होती है, वो भी इतनी महंगी हो गई थी, आप सोच नहीं सकते। लोग सरकारों से बहुत गुस्सा हो गए थे कि यार सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। महान मंदी के कारण क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ कि ये महान मंदी आई क्यों। 1929 का शेयर बाजार संकट हुआ क्या। अक्टूबर 1929 में अत्यधिक अटकलों और बढ़ी हुई स्टॉक कीमतों के कारण अमेरिकी शेयर बाजार ढह गया। जो अमेरिका का शेयर बाजार था वो पूरी तरीके से ढह गया, और कई निवेशकों ने स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे, और जब स्टॉक की कीमतें गिर गई तो ऋण चुकाने में वो असमर्थ हो गए। यानी कि उन्होंने जो है पैसा इतना उधार लेकर स्टॉक्स खरीद लिए थे, बाद में वो स्टॉक्स की कीमतें गिर गई, अब वो वापस अपना पैसा नहीं चुका पाए, तो वो लोन के उसमें दब गए। ठीक है। फिर है संकट ने अरबों डॉलर की संपत्ति को नष्ट कर दिया, स्टॉक्स की कीमतें गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया, और लोगों ने क्या करा कि भाई एकदम से ही पूरा अपने जो भी पैसा वैसा बैंक बैंक में था सब निकालना शुरू कर दिया, एकदम हड़कंप सा मच गया। हुआ क्या, बैंक की विफलता। जब लोग शेयर बाजार संकट के बाद अपनी बचत निकालने के लिए दौड़े, सबको लगा भाई शेयर बाजार जो है वो एकदम मार्केट गिर गई है, तो जो बैंक का पैसा है वो हम निकाल लेते हैं अपना। तो उन्होंने बैंकों के पास जब वो गए तो बैंक के पास पैसे की कमी हो गई। ठीक है। बैंक दिवालिया हो गए, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक भी फेल हो गया, तो उससे मिलियन लोगों की बचत को नष्ट कर दिया। जो लोगों ने अपना सेविंग यहाँ कर रखा था, बैंक ने बोला भाई मेरे पे तो है ही नहीं, मैं संकट में हूँ। तो हुआ क्या, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए क्रेडिट की उपलब्धता को भी कम कर दिया। यानी कि अब ना तो लोग पैसा ले सकते हैं, अपना जमा किया हुआ निकाल भी नहीं सकते, तो बैंक भी एक तरीके से फेल हो गया था। बैंकिंग प्रणाली का पतन आर्थिक संकट को और गहरा कर देता है। जब आपके देश की बैंकिंग प्रणाली ही ऐसी हो जाए कि आप अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, आपका पैसा क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा भाई। यही है कि भाई लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। उद्योग और कृषि में अधिक उत्पादन। हुआ क्या, कारखाने और खेत उतनी वस्तुएं बना रहे थे जितनी बेची नहीं जा सकती थी। यानी कि खेतों में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना फैक्ट्रियों में सामान बनाया जा रहा है जितना वो बिक भी नहीं रहा, जिससे आपूर्ति अधिक हो गई, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, तो वो सामान इतना सारा वेस्ट हो गया और कीमतें गिरने लगी। लेने वाले ज़्यादा है नहीं, सामान बन गया ज़्यादा, तो अब रेट कम हो जाएगा। किसान विशेष रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध एक के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी उधारी ली थी। यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे किसानों ने जो है अपनी खेती करने के लिए बहुत उधार पैसे लिए थे, जिसको अब वो अपना कमा के चुकाना चाहते थे। लेकिन 1920 के दशक में ही जो है मांग में गिरावट आ गई, फसलों की कीमतें गिर गई, जिससे कि वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, और ज़्यादा आर्थिक संकट गहरा हो गया था उनके लिए। फिर है उपभोक्ता खर्च में गिरावट। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं होगा, लोग कर्ज में बहुत ज़्यादा हैं, कर्ज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे, तो इससे व्यवसायों में उत्पादन की कटौती होगी। जब कोई खरीदेगा नहीं तो कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो ऐसे में श्रमिकों को नौकरी से निकाला जाने लगा कि भाई जब काम धंधा ही नहीं हो रहा तो आप क्या मजदूरियां करोगे, जिससे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई, और ये मांग लगातार कम होती जा रही थी क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा था नहीं। संरक्षणवादी व्यापार नीतियां। हुआ क्या, यूएस में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट 1930 में क्या हुआ, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयातित वस्तुओं पर उच्च कर लगाया। यूएस में क्या हुआ कि जो आपके डोमेस्टिक, जो आपकी घरेलू फैक्ट्रियां होती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करें, तो इन्होंने क्या करा, बाहर से आने वाले जो भी प्रोडक्ट थे उसके ऊपर आयात कर लगाना शुरू कर दिया। यानी कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेचना चाहते हो। तो ऐसे में क्या है, इसको संरक्षणवादी नीति कहते हैं। आप अपना खुद का बचाव करने के लिए दूसरों पर आप रोक टोक कर रहे हो। तो अन्य देशों ने भाई अपनी ओर से भी शुल्क लगाए, हर कोई टैक्स लगाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो गया। हर कोई जब इतना इतना टैक्स लगाएगा तो भाई मंदी तो बढ़ेगी, जब व्यापार ही नहीं होगा तो फिर कैसे पैसा जनरेट होगा। धन का आसमान वितरण। जो पैसा है उस टाइम पे कुछ ही लोगों के हाथ में था, जबकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं बहुत गरीब हो चुके थे। ठीक है। तो ये असंतुलन इस बात को दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी तो अधिकांश लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग बनाए रखने में असमर्थ थे। कि जब भाई अर्थव्यवस्था आपकी कमजोर हुई तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई वो चीज़ों को खरीद पाए, तो लोग ज़्यादातर जो थे वो गरीब ज़्यादा थे, अमीर लोग, खरीदने वाले लोग बहुत कम हो गए। अब ये जो महामंदी आई, इसका प्रभाव क्या पड़ा लोगों के ऊपर, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला था बेरोजगारी। लाखों लोग नौकरियां खो बैठे और उनके व्यवसाय बंद हो गए, काम धंधा ठप हो गया।
यूएसए में 1933 तक बेरोजगारी लगभग 25% तक पहुंच गई भाई, 25% लोग बेरोजगार। सोच रहे हो, दुनिया भर में नौकरियां खत्म होने लगी, पूरा परिवार का परिवार गरीबी में डूब गया। व्यापक गरीबी, परिवारों ने अपने घर खो दिए, कई लोग बेघर हो गए, अस्थायी लेवल पर मतलब अस्थायी रूप से रहने लगे टेंट वगैरह में, जिनको हूवर व्हील्स कहा जाता था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के नाम पर ये नाम रखा गया था। लोग अस्थायी यानी कि टेम्परेरी आश्रयों में रहने लगे, ठीक है, टेंट वेंट जैसे लगा के, और उनको हूवर व्हील्स कहा जाता था। तो भुखमरी बहुत ज़्यादा, कुपोषण बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही थी, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। फिर है वैश्विक व्यापार का पतन। ये तो आपको पता ही है, संरक्षणवादी नीतियां, सभी देश एक दूसरे पर टैक्स लगाने लगे, वैश्विक व्यापार कम हो गया, तो इससे निर्यात और आयात कम हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था पर पूरा पूरा असर पड़ गया और गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। राजनीतिक अस्थिरता, महान मंदी की आर्थिक कठिनाइयों ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के उदय में योगदान दिया। अब जब जर्मनी में और इटली में सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी महान मंदी के टाइम पे, तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह लोगों का उदय हुआ, जिन्होंने लोगों को वादा किया हम आपके लिए सब करेंगे। तो लोगों ने ऐसे अधिनायकवादी नेताओं की ओर रुख किया जो कि उनसे वादा कर रहे थे कि हाँ हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो हिटलर का उदय होता है, हिटलर इस प्रॉमिस के साथ आता है कि मैं यहाँ जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारूंगा, मेरे को सपोर्ट करो। और इटली में जो है मुसोलिनी था, जो कहता है कि आप मेरे साथ रहो, मैं आप सभी के लिए अच्छा काम करूंगा। नीति परिवर्तन और आर्थिक सुधार, हुआ क्या, यूएसए में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील पेश की, जो राहत, पुनर्निर्माण और सुधार के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी। ये जो प्रेसिडेंट है, इसने बोला कि मैं ये जो सब हुआ है, राहत कैसे पहुंचानी है, इसमें कई सारे कार्यक्रम चलाने हैं, भविष्य को कैसे ठीक करना है, इसके लिए इसने किया, नीतियों में बदलाव किया। दुनिया भर की सरकारों ने भी भविष्य में संकटों को रोकने के लिए बैंकों, उद्योगों और बाजारों को कड़ी निगरानी में रखना शुरू कर दिया, यानी कि सरकारों ने अपने कंट्रोल में ले लिए मामले, ठीक है। जो ये बैंक और ये शेयर बाजार वगैरह कभी ऊपर नीचे गिर जाती थी, और ये सरकार ने अब अपने हाथ में सब कुछ ले लिया कि हम अब नीतियां थोड़ी सी बदलेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 में रूस में बोल्शेविकों ने क्या किया। रूसी क्रांति के ऊपर आपका ये सवाल है, तो रूसी क्रांति को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, रशिया, यूरोप के अंदर एक देश, किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है रूसी क्रांति होती है, इसके पीछे के कारण क्या थे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो भाई हुआ क्या, रशिया के अंदर मामला ऐसा है, वहाँ के राजा महाराजा थे, वहाँ पे एक टाइम ऐसा था, राजा अपने हिसाब से सब करता था। तो होता क्या है, आइए देखिए। रूसी क्रांति 1917 में विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है ये। इसका परिणाम सम्राट का अपदस्थ होना, यानी कि इस क्रांति के बाद जो वहाँ का सम्राट था उसको हटा दिया गया और एक साम्यवादी समाजवादी सरकार का वहाँ पे उदय हुआ। यानी कि जो पहले राजतंत्र था, अब वहाँ पे साम्यवादी सरकार आ गई थी जब ये रूसी क्रांति खत्म हुई। कैसे हुआ ये सब, देखो। ये रूसी क्रांति दो चरणों में पढ़ी जाती है। पहला है फरवरी की क्रांति, जो कि जिसने राजतंत्र को समाप्त किया और एक अस्थायी सरकार बनाई गई इस टाइम पे, टेम्पररी, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता था। राजाओं को हटाया गया और एक प्रोविजनल सरकार बनाई गई। फिर उसके बाद अक्टूबर क्रांति आती है, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक। यह बोल्शेविकों द्वारा की गई थी, ठीक है। कुछ लोग थे जो अपने लिए बहुत आवाज उठाना जानते थे अच्छे से, और इन्होंने फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये दो चरणों में पूरी क्रांति होती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इस क्रांति के मेन कारण क्या थे, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो सामाजिक असमानता, सबसे पहले जो फ्रांस था उसमें अमीर लोग बहुत ज्यादा थे, सम्राट का परिवार था, और गरीब किसान लोग थे, ऐसा समाज इसका था फ्रांस का, रूस का। अधिकांश लोग किसान थे वहां पे, जो गरीबी में रहते थे बहुत ज्यादा, और जमींदारों की जमीन पर काम करते थे। शहरी औद्योगिक श्रमिकों को लंबी कामकाज, अब जो शहर में लोग थे, जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनको लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था, पैसा उतना मिलता नहीं था, कार्य की जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा खराब होती थी। हुआ क्या, सम्राट निकोलस द्वितीय की कमजोर नेतृत्व शक्ति, जो इनका सम्राट था निकोलस द्वितीय, वो बहुत बेकार था भाई। सम्राट निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक के रूप में काम करता था, जो उसका मन करता था वो काम वो करता था, लोगों के सुधारों के मांग को ये इग्नोर करता था। भोजन की कमी, गरीबी, आर्थिक समस्या, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लोग गरीबी में थे,
भोजन की कमी थी लोगों के पास, तो उनकी खराब प्रदर्शन प्रबंधन यानी कि जो उनका परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी, मैनेजमेंट बहुत बेकार था। तो उससे क्या हुआ, ब्लडी संडे, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शकों को मार दिया गया। ठीक है, ब्लडी संडे नाम से एक दिन आता है जहां पे कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मरवा दिया गया। तो उससे क्या हुआ, लोगों में और गुस्सा भड़का, लोगों ने बोला भाई इसको साइड करो, ये सम्राट नहीं चाहिए हमें। प्रथम विश्व युद्ध से समस्याएं भी थी कुछ। हुआ क्या, रूस ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। हुआ क्या, सैनिक खराब उपकरण और योजना के कारण बड़ी संख्या में मारे गए। ठीक है, रूस के सैनिकों के पास उपकरण ज्यादा अच्छे थे नहीं, ठीक है, ना उनके पास कोई योजना थी, तो रूस के सैनिक लगातार मर रहे थे। लोगों में गुस्सा था कि हम अपने सैनिक क्यों भेज रहे हैं, हम युद्ध में क्यों हैं। युद्ध ने रूस में खाद्य, ईंधन और अन्य वस्तुओं की कमी पैदा कर दी। अब युद्ध होगा तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जाएंगी, तो नुकसान होगा। लोग इस बात से नाराज थे कि सम्राट क्यों युद्ध में घुसा हुआ है, रीजन क्या है, रूस क्यों नहीं युद्ध को छोड़ रहा है। भाई अपनी आर्थिक स्थिति देखो आप पहले। फिर है क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। कई लोग कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे, जिन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया, जहां वो चाहते थे एक पार्टी की सरकार हो, समाज में सबका भला हो। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग आते हैं उनका नाम है व्लादिमीर लेनिन, जो कि गरीबी खत्म करना चाहते थे, किसानों को जमीन देना चाहते थे, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर निकालना चाहते थे। उनका नारा था शांति, जमीन और रोटी। शांति बनाऊंगा, सबको जमीन दूंगा, सबको रोटी दूंगा। तो लोग इनको सपोर्ट करने लगे। देखिए ये है लेनिन, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। तो इस नारे के साथ ही आए अस्थायी सरकार की विफलता। अब निकोलस द्वितीय को हटाने के बाद जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो भी बिल्कुल किसी काम के नहीं थी। फरवरी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाली, लेकिन ये भी असफल रही। युद्ध को नहीं समाप्त कर पाई, खाद्य की कमी को नहीं हल कर पाई और किसानों को जमीन ना दे सकी। तो अब लोगों को मौका मिल गया लेनिन वगैरह को कि यार ये भी कुछ नहीं कर रहे, तो इससे लोगों का विश्वास उठ गया सरकार से। तो ऐसे में फिर बोल्शेविक लोग सामने आए और उन्होंने फिर क्रांति करी और इनको भी हटा दिया। अब हम प्रमुख विशेषताएं समझते हैं इसकी, आइए देखिए। फरवरी क्रांति 1917 में हुआ क्या, पेट्रोग्राद, जिसको अब सेंट पीटर्सबर्ग नाम से जाना जाता है, वहाँ खाने की कमी बहुत ज़्यादा थी, जीने की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। श्रमिक, किसान और सैनिकों ने एकजुट होकर बदलाव की मांग करी। सम्राट निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को अपने पद से हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा प्रेशर में आके। तो अब क्या है, जब वो हट गए तो परिणाम ये हुआ कि जो रोमानोव राजवंश था जो कि वहां पे शासन कर रहा था वो हट गया और अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। ठीक है, पीछे का राजा हट गया और अब एक नई गवर्नमेंट आई जो सब कुछ संभालने वाली थी। फिर अक्टूबर क्रांति हुई, क्योंकि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो जो बोल्शेविक लोग थे जिनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की, ये दो लोग थे, इन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया, बोला सरकार कुछ नहीं कर रही है, साइड हो जाओ। श्रमिकों और सैनिकों के समर्थन से बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद में मेन जगहों पर कब्जा कर लिया, यानी कि सभी श्रमिक, सभी सैनिक जुड़ गए और सरकार से सभी नाखुश थे। तो सरकारी इमारतों को और सभी कार्यालयों को जो है घेर लिया और अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका, मतलब चलो भाई साइड हो जाओ, कुछ नहीं करोगे तुम। अब यहाँ पे जब इतना पंगा मच गया, जब ये बोल्शेविक लोगों ने वहां पे बवाल मचा दिया और अस्थायी सरकार को हटा दिया, अब इनके पास पावर आई हाथ में। परिणाम ये हुआ, बोल्शेविकों ने रूस को एक समाजवादी राज्य घोषित कर दिया कि अब हम समाज के लिए सब कुछ करेंगे और जितना भी कुछ होगा वो सब हमारे कंट्रोल में होगा, लोगों को जमीन देंगे, खाना देंगे, नौकरी देंगे। रूस ने जर्मनी के साथ, याद रखना, जर्मनी में जो हिटलर था आपको पता है वो बिल्कुल चिढ़ता था इनसे, समाजवादियों से, लेकिन फिर भी रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि करी 1918 में और प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने का निर्णय लिया। अब रूस वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर आ चुका है ऑफिशियली, और यही लोग चाहते थे जो इन्होंने कर दिया बोल्शेविकों ने। जमीन किसानों में पुनर्वितरित की गई, जो इनका वादा था हम आपको जमीन देंगे, जमीन इन्होंने दी और जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब सरकार के अंडर में आ गई। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, अभी ये भी मैं आपको समझा देता हूं भाई, बहुत मजेदार स्टोरी है ये पूरी। राजतंत्र खत्म हो गया, सम्राट निकोलस पूरी तरीके से गायब, कई सदियों तक ये राजतंत्र चल रहा था, ये सम्राटों का, राजाओं का शासन बिल्कुल एंड हो गया रशिया के अंदर। साम्यवाद का उदय हो गया, बोल्शेविकों ने बोला था भाई जो वादा किया था वो पूरा किया, जो जमीन थी, कारखाने थे, संपत्ति थी, लोगों के बीच में बांटी उन्होंने,
इससे दुनिया भर में और भी क्रांतियों को इंस्पिरेशन मिली, जैसे चाइना में साम्यवादी क्रांति, क्यूबा के अंदर भी हुई, और इस तरीके से साम्यवाद का विस्तार हुआ। और जो इनका वादा था, लोगों को जमीन मिलेगी, लोगों को जायदाद मिलेगी, लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, लोगों का कल्याण होगा, वो सब बातों पर ये लोग खरे उतरे। अपनी तरफ से इन लोगों ने पूरा काम किया। प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जब बाहर निकले तो आर्थिक समस्याएं जो थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो नुकसान हो रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ। ठीक है, तो ये है। और सामाजिक सुधार, किसानों को जमीनें दी गई भाई, जैसा कि बोल्शेविकों ने जो है प्रॉमिस किया था। जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सरकार के द्वारा अंडर में आ गई अब, क्योंकि भाई साम्यवाद समाजवाद में सरकार के कंट्रोल में सब होता है। शुरुआत में ये आर्थिक अराजकता का कारण बना, क्योंकि कई लोग इन परिवर्तनों का विरोध कर रहे थे। अब जो लोग पूंजीवाद के समर्थक थे वो लोग तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पूंजीवाद में तो सब कुछ अपना भाई पर्सनल होता है, कितनी भी फैक्ट्रियां लो, कितना भी आप पैसा कमाओ। बट इन्होंने बोला भाई जितनी संपत्ति है, जितनी प्रॉपर्टी है, आप नहीं रखोगे, सरकार के पास रहेगी, हम आपको देंगे। तो ऐसा हो गया भाई। फिर है वैश्विक प्रभाव। इसका वैश्विक प्रभाव क्या हुआ? इस क्रांति से ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों में डर पैदा हो गया। ये देश सोचने लगे यार कहीं ये रूस का प्रभाव पूरी दुनिया पे ना पड़ जाए, और साम्यवाद और पूंजीवाद का एक ये जो तनाव था ये यहाँ से आया। और अंततः आपको पता है जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो सोवियत संघ बनता है, यूएसएसआर, और एक तरफ यूएसए। यूएसए पूंजीवाद का समर्थक था, सोवियत संघ समाजवाद का समर्थक था, और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध भी चला था, कोल्ड वॉर, अगर आपने कभी 12th में पढ़ा हो कि भाई दोनों अपनी विचारधारा को लेकर लड़ते रहते थे। ठीक है, वो कहते थे पूंजीवाद अच्छा है, वो कहते थे समाजवाद अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद का उदय, यानी कि अब टॉपिक आता है हिटलर का। तो हम इसमें समझेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ, आखिर वो क्या परिस्थितियां थी। तो जर्मनी एक और यूरोप का देश, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे यहां पे हिटलर का उदय हुआ, रीजन क्या थे उसके पीछे के। हिटलर जो कि एक बहुत फेमस तानाशाह है, तो आइए देखते हैं क्या था। इसने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिसको जो है नाजी पार्टी कहा जाता था। तो समझते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का उभार नाजी पार्टी के उदय के और विकास को संदर्भित करता है कि जब जर्मनी में नाजी पार्टी आई, उन्होंने ये नाजीवाद को आगे बढ़ाया, जिसे एडोल्फ हिटलर द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था। नाजी पार्टी का जो हेड था वो था एडोल्फ हिटलर। और इसके बाद जर्मनी की सरकार पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी में फिर इन्हीं का ही शासन शुरू हो गया। नाजी पार्टी की विचारधारा को नाजीवाद कहा जाता है। ये कहते हैं अतिवादी राष्ट्रवाद, यानी कि हथियार उठाओ अपने देश के ऊपर बात आती है तो। यहूदी विरोधी विचारधारा, यानी कि यहूदी हर प्रॉब्लम की मतलब रीजन यहूदी लोग होते हैं, ज्यूविश जो लोग होते हैं यहूदी, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और ये कहता था सेना का यूज करो, लोकतंत्र कुछ नहीं होता, मैं ही सब करूंगा, मेरे हाथ में सारी पावर दे दो, ऐसा ये मानते थे। तो ये जो नाजीवाद है इसका उदय क्यों हुआ? सबसे पहला है वर्साई की संधि 1919। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि में साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। जर्मनी को बोला गया एल्सेस लॉरेन और इसके उपनिवेशों जैसी जमीनों की हानि हुई उसको। ठीक है भाई, जो जर्मनी की जमीनें थी उससे वो छीन ली गई। मित्र राष्ट्रों को भारी मुआवजा देना पड़ा, यानी कि जो मित्र राष्ट्र जो देश होते थे, जो ब्रिटेन वगैरह है, ठीक है, उनको अब जर्मनी को क्या है पैसे देने पड़े कि भाई जो जो नुकसान हुआ है जर्मनी से पैसा भरवाया। फिर राइनलैंड का सैन्यकरण निषेध और जर्मनी की सेना पर प्रतिबंध, यानी कि जो जर्मनी के ज्यादातर एरिया थे उस पे कह दिया गया जर्मनी अपनी सेना नहीं बना सकती, जर्मनी सेना बढ़ा भी नहीं सकती। तो इस तरीके से इनके ऊपर इतनी रोक टोक लगा दी गई कि जर्मनी अब कुछ कर ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि सारा जो ठीक रहा था इनके ऊपर फोड़ दिया कि इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। पहले विश्व युद्ध में हुआ क्या, जर्मन लोगों को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, धोखा, यार ये ट्रीटी जो हुई है, ये जो संधि हुई है वर्साई की, ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ में, जिससे लोगों में बदला लेने की इच्छा बढ़ गई। और इससे क्या है, लोगों की भावनाओं का यूज करते हुए हिटलर ने इस चीज को यूज किया। कैसे, देखिए, आर्थिक समस्या का भी टाइम था भाई, मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया है पूरा ग्रेट डिप्रेशन का टॉपिक, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। जो जर्मन लोग थे वो सरकार से भरोसा उनका उठ गया था, भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है, अब हमें नाजी पार्टी जैसी उग्रवादी पार्टी को मौका देना चाहिए जो वाकई में कुछ कदम उठाए। क्योंकि जर्मनी की एक तो करेंसी गिरती जा रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, सरकार कुछ कर नहीं रही थी।
वाइमर गणराज्य की कमजोरी। वाइमर गणराज्य जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर और अस्थिर माना गया, यानी कि जो वाइमर गणराज्य है जो बाद में जर्मनी की सरकार बनी वो बिल्कुल कमजोर थी। एक तो उनका नेतृत्व बहुत ज्यादा कमजोर था, जो भी मतलब उसको लीड कर रहा था जर्मनी को, वाइमर गणराज्य को, वो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था, आप मान के चलो। आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था, लोगों में असंतोष था, लोग खुश नहीं थे भाई। और कई जर्मन लोग वर्साई की संधि को अपमान से वाइमर गणराज्य को जोड़ते थे, यानी कि वो कहते थे कि भाई ये इतना हमारा अपमान हुआ है, ये हमें बदला तो लेना है, कुछ तो करना है। तो हिटलर ने मजबूत नेतृत्व का वादा किया। एडोल्फ हिटलर कहता है मुझे एक मौका दे दो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, आप लोग मेरा सपोर्ट करो बस, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रचार और करिश्माई नेतृत्व। एडोल्फ हिटलर एक प्रवक्ता बहुत अच्छा था, यानी कि वो बातें अपनी अच्छे से रखता था, तो उसने अपनी जो आवाज है उसका यूज किया, लोगों को एकजुट करा। और नाजी पार्टी जो थी इसकी, जो हिटलर की, उसने पोस्टर बनवाए, भाषण दिए, समाचारों में अपने फोटो छपवाए। और आपको बताऊं उनका जो ये निशान था नाजी पार्टी का, ये स्वास्तिका कहा जाता है इसको, स्वास्तिक, ये निशान था उनका, ठीक है। वो खुद को आर्य मानते थे और इस तरीके से ये इन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाया कि भाई आप जर्मनी के सभी लोग एक हो जाओ अब। और नाजी लोगों का प्रतीक जो था ये स्वास्तिक था, और ये नारे लगाते थे एन वोक एन रेच एन फुरर, यानी कि एक लोग एक राष्ट्र एक नेता, यानी कि हम सभी जर्मनी के लोग एक हैं, हमारा देश हमारा जो जगह है हमारी वो सब हम एक ही हैं, और एक ही हमारा नेता होगा वो है हिटलर, जिसको फुहरर कहा जाता है। तो ये जो इसका नारा था ये पूरी जर्मनी में फेमस हो गया, लोग इससे अट्रैक्ट हो गए, लोगों को लगा ये वाकई में कुछ करेगा। साम्यवाद का डर। रूसी क्रांति के बाद आपको पता है समाजवाद बहुत ज्यादा फैल रहा था, हिटलर बिल्कुल चिढ़ता था साम्यवादी लोगों से, हिटलर को बिल्कुल नहीं पसंद था ये सब। और ऐसे में क्या हुआ कि हिटलर ने साम्यवाद से लड़ने का वादा किया था, सभी को बोला था भाई साम्यवाद खत्म कर दूंगा दुनिया भर में मैं, जिससे नाजी पार्टी उद्योगपतियों, व्यवसायियों और जमींदारों के लिए आकर्षक बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये, क्योंकि भाई देखो साम्यवाद में इन्हीं को तो नुकसान ज्यादा होता है, उद्योगपति जो पैसे वाले लोग हैं, जो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका नुकसान होता है साम्यवाद में। तो हिटलर ने बोला आप सभी मेरा सपोर्ट करो, साम्यवाद को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा और अपना पूंजीवाद ही चलेगा बस। नाजियों की विचारधारा क्या थी, अतिवादी, यानी कि एकदम एग्रेशन वाला जो होता है ना, लड़ाई लड़के अपना हक छीनना, वैसा वाला होता है मामला। तो ऐसे में उन्होंने बोला जर्मनी जो जैसा पहले था वैसा बना दूंगा। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदी लोगों को यार दोषी ठहरा दिया, बोला ये जो सारी प्रॉब्लम है इसका रीजन यहूदी लोग हैं, और इन्होंने अपनी विचारधारा यहूदी विरोधी रखी, कई यहूदियों को इसने मरवा दिया। जो जेविश लोग होते हैं ना यहूदी, इन्होंने बोला कि जेविश लोग वजह से ही, इनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये हिटलर कहता है लोकतंत्र कुछ भी नहीं होता, वो कहता है लोकतंत्र को साइड करो, बार बार नेता बदलने से अच्छा है एक नेता रखो जिसको फ्यूरर कहा जाता है। फ्यूरर यानी कि मैं हिटलर फ्यूरर बनूंगा और मैं ही पूरा देश संभालूंगा। सेना और बड़े व्यवसायों से समर्थन। अब भाई हिटलर को सेना ने पूरा एकदम मजबूत समर्थन दिया, और क्योंकि सेना तो भाई एकदम तड़प रही थी लड़ने के लिए, पर वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी की सेना को बोल दिया गया था आप कुछ नहीं कर सकते, तो सेना ने पूरा सपोर्ट कर दिया हिटलर को। जितने भी उद्योगपति व्यापारी लोग थे वो चाहते थे कि भाई हमारा पूंजीवाद आए, तो उन्होंने भी हिटलर को वित्तीय सहायता कर दी। अब हिटलर को पैसा मिल गया, सपोर्ट मिल गई, सेना मिल गई, अब उसको और क्या चाहिए, अब वो कर देगा अपना काम जो उसको करना था। अब मैं आपको कुछ नाजीवाद की प्रमुख विशेषताएं बताता हूं, ये तो बैकग्राउंड था जो बताया है मैंने। यहूदी विरोधी विचारधारा। सबसे पहले नाजी अपने आप को आर्य जाति का श्रेष्ठ मानते थे, मीन्स हमसे ऊपर कोई नहीं है, आर्य हम सबसे ऊपर हैं। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं जैसे आर्थिक संकट था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया, बोला कि ये यहूदी लोग जो है ना, इन्हीं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और कोई कारण नहीं है। तो यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, चैम्बरों में मरवा दिया गया, यानी कि बहुत क्रूर, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर चीजें हुई। और नाजियों ने जर्मनी की शक्ति को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूत सेना बनाई, ठीक है, बोला कि भाई सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर इन्होंने काम भी करा।
विस्तारवादी नीति यानी कि जर्मनी का क्षेत्र और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, और ये चाहता था मैं जर्मनी के लोगों को लेबेंसराum यानी कि एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे, ऐसी जगह दूंगा, प्रॉमिस करता हूं कि भाई पूरा कब्जा कर लूंगा और सिर्फ जर्मन बोलने वाले लोग, सेम संस्कृति के लोग यहाँ पे रहेंगे, खासकर जो पूर्वी यूरोप का पूरा हिस्सा है वो जर्मनी का कर दूंगा। तो ये विस्तारवादी नीति थी। तानाशाह था भाई, ये एक पार्टी एक राज्य यानी कि एक नेता, सब कुछ एक 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 होगा, विपक्ष में कोई होगा ही नहीं, लोकतंत्र होगा ही नहीं, कोई स्वतंत्रता कोई नागरिक अधिकार नहीं होंगे, जो होगा मेरी मर्जी से होगा, तानाशाह बनूंगा। नाजीवाद के उदय के चरण, अब मैं आपको बताता हूं इसका उदय कैसे हुआ, इसके अलग अलग स्टेजेस थे। देखो, नाजी पार्टी का गठन होता है सबसे पहले 1919 में, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में जो है ये शामिल हुआ था, बाद में इसी को ही नाजी पार्टी कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बियर हॉल पुट्स 1923, इसका मतलब है हिटलर ने म्यूनिक में सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक कूप का प्रयास किया, यानी कि तख्ता पलट ये करना चाहता था। तो इसने क्या करा, ये असफल रहा, इसने कोशिश करी शुरुआत में बट इसको सक्सेस नहीं मिली, उसको जेल में डाल दिया गया। अब जब इसको जेल में डाला तो वहां इसने एक किताब लिखी, मेन कैंप, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में इसने लिखा है मेन कैंप के अंदर, जहां पे ये बताता है कि इसकी विचारधारा क्या थी। ये नाजी विचारधारा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है मेन कैंप अपनी नाम की जो किताब है उसके अंदर। फिर आर्थिक संकट के दौरान क्या है, देखो, महान मंदी के बाद नाजियों ने नौकरियों, स्थिरता और एक मजबूत जर्मनी का वादा करके व्यापक समर्थन प्राप्त किया। जब महान मंदी चल रही थी 1929 में, तो ये जितने भी नाजी लोग थे ये लोगों के बीच में जा रहे थे और कह रहे थे हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको मजबूत जर्मनी बनाकर देंगे, आप सभी हमें सपोर्ट करो। तो लोगों को उसको भाई पूरा ट्रस्ट हो गया लोगों को इसके ऊपर। हिटलर का चांसलर बनना 1933, जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया और इस पद का उपयोग शक्ति को उसने बढ़ाने के लिए किया। जब उसको चांसलर की पावर मिली तो उसने बहुत यूज किया इसे। तानाशाही की स्थापना, तानाशाही की स्थापना 27 फरवरी 1933 को हुई, जब जर्मन के संसद, जिसको राइक्सटैग कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है वैसे उनके वहाँ पे राइक्सटैग नाम से संसद होती है, तो उसमें जब आग लगा दी गई तो नाजियों ने इस आग के लिए कम्युनिस्ट लोगों को दोषी बोला ये जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, इन्होंने आग लगाई है, ठीक है। और ये दावा करते हुए कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने के एक बड़े साजिश का हिस्सा था, यानी कि वो चाहता था कि मैं सरकार में आ जाऊं किसी भी तरीके से और इनके ऊपर ये आरोप लगा दूं। तो एक युवा डच कम्युनिस्ट मारिनस वैन डेर लुब्बे को गिरफ्तार किया गया और उस पर आग लगाने का आरोप लगा दिया गया। यानी कि एक साजिश के दौरान क्या हुआ, ये जो मारिनस नाम से बंदा था, कम्युनिस्ट बंदा था, इसको ही अंदर करवा दिया गया, बोला इसने आग लगाने की कोशिश करी है हमारे संसद भवन में, पकड़ो इसको। फिर क्या होता है, हिटलर ने कैसे इसका यूज किया, भाई हिटलर चांसलर के रूप में आग को आपातकालीन उपायों के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। इसने बोला भाई इमरजेंसी आ गई, आग लगा दी, तो इसने बोला राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडरबर्ग ने नाजी दबाव में आकर राइक्सटैग फायर, यानी कि ये जो संसद भवन में आग लगी थी इस पर उसने साइन कर दिया। एक यहाँ पे क्या हुआ आपको बताता हूं मैं, एक तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, नागरिक स्वतंत्रताओं को बिल्कुल बंद कर दिया गया, छीन लिया गया, आप कुछ भाषण नहीं दे सकते, प्रेस को रोक दिया गया और कोई सभा आप नहीं चला सकते, ठीक है, बिल्कुल सब खत्म। राजनीतिक विपक्षियों को, जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे बिना मुकदमे के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि नाजियों ने पूरा दबाव बना दिया वहां के राष्ट्रपति के ऊपर और इससे डर का माहौल पैदा हो गया और नाजी लोग और मजबूत हो गए। तो ये आग लगने वाले इंसिडेंट से इसकी पावर बढ़ी थी ज्यादा से ज्यादा। फिर आता है एनेबलिंग एक्ट, मार्च 1933। एनेबलिंग एक्ट को आधिकारिक रूप से लॉ टू रेमेडी द डिस्टेट्स ऑफ पीपल एंड राइट्स कहा जाता है। इसमें क्या था कि ये एक ऐसा कानून था, 23 मार्च 1933 को ये पास किया गया। इसने हिटलर को 4 वर्षों तक बिना संसदीय स्वीकृति के कानून बनाने की शक्ति दी। भाई समझ रहे हो, अकेला हिटलर इस कानून के द्वारा, इनेबलिंग एक्ट के द्वारा अगले 4 साल तक मनमर्जी के कानून बनाएगा बिना संसद के, उसको जो अच्छा लगेगा वो कानून बनाएगा। फिर क्या हुआ, इसने हिटलर को तानाशाही शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे उसने क्या करा, रेंस्टैग या राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना कानून बनाए।
ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है उससे कोई इसने बात नहीं करी, विपक्ष को दबा दिया, कम्युनिस्ट लोगों को, जितनी भी पार्टियां थी सब पे बैन लगा दिया, बोला अब मैं ही सब कुछ रहूंगा, सरकार पर पूरा नियंत्रण बना लिया। जब 4 सालों तक इसको ये पावर मिली तो बहुत अच्छे से यूज करा इसने पावर को। सत्ता का एकीकरण हो गया 1933 से 1934 के बीच में। इसने सभी पार्टियों पे एक तो बैन लगा दिया, ठीक है, और ये कहता था सिर्फ नाजी पार्टी रहेगी यहाँ पे और कोई नहीं रहेगा। मीडिया पे रोक लगा दी, भाई मीडिया में कुछ नहीं चलेगा, जो मैं कहूँगा वही चलेगा, जितने भी न्यूज़पेपर रेडियो वाले हैं सब समझ लो। ट्रेड यूनियन बिल्कुल इसने मतलब खत्म कर दी। श्रमिक विरोध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया और इसकी जगह नाजियों की अपनी खुद की जो यूनियंस होती थी वो बनाई इसने। गिरफ्तारियां करी, खासकर कम्युनिस्ट लोगों को, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोग होते थे उनको गिरफ्तार करा बड़े पैमाने पर, उनको यातना गृह में भेज दिया, यानी कि जहां पे वो उनको मरवाता था, उनको तड़पाता था। तो ये इस तरीके से हिटलर ने काम करा। हिटलर का फ्यूरर बनना 1934 हुआ क्या? भाई इसी तरीके से हिटलर जो है वो अपना फ्यूरर बनता है, जब वो सारी शक्ति उसके पास आ जाती है तो ये सारी चीजें वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है 2 अगस्त 1934 को। राष्ट्रपति पॉन वॉल हिंडनबर्ग, ये इनकी डेथ हो गई थी। हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति की भूमिकाओं को मिलाकर एक नया पद बनाया जिसको फ्यूरर कहा जाता था। अब राष्ट्रपति मर गया, चांसलर तो वो हिटलर था ही, अब इसने बोला भाई मैं दोनों को जोड़कर एक पद बनाऊंगा, उसको कहते हैं फ्यूरर, यानी कि मैं ही हूं अब सबसे ऊपर पद यही है। उसने शपथ ली कि भाई मैं शपथ लेता हूं, मैं ये कहता है कि मैं अपनी निष्ठा के साथ अपने काम को सब कुछ को करूंगा, और उसने बोला कि भाई जो सेना है उसको अच्छे से मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा, ठीक है, और जो उसका लास्ट खतरा था सेना से हो सकता था, तो अब वो सेना को भी उसने अपने अंडर में कर लिया। जितने भी सिविल सेवक थे, जो अधिकारी वगैरह थे, सब उसके पास आ गए। अब जितने सर जो आईएएस ऑफिसर जैसे हमारे इंडिया में होते हैं बड़े लेवल पे, ऐसे ही जितने भी अधिकारी थे वो सब हिटलर के साथ आ गए। और फिर इसने विपक्ष को कुचलना शुरू कर दिया। 1934 तक जितने भी इसके राजनीतिक विरोधी थे, जो कम्युनिस्ट लोग थे, उन सभी को इसने पूरी तरीके से कुचल दिया, जिसमें साम्यवादी लोग थे, समाजवादी लोग थे, यहाँ तक कि जो ऐसे लोग थे जो कि नाजीवाद को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको सबको इसने बंद करवा दिया। और हिटलर एक अधिनायकवादी शासक बन गया, मीन्स एक तानाशाह बन गया पूरी तरीके से। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद के उदय के कारकों पर चर्चा करें। यानी कि इटली में जो फांसीवाद है उसका उदय कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इटली एक और यूरोपीय देश, और वहां पे भी जो सरकार थी वो जब कुछ अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही थी, लोगों में गुस्सा था, तो ऐसे में हिटलर की ही तरह वहां पर भी एक बंदे का उदय हुआ जिसका नाम था मुसोलिनी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में कि आखिर क्या बैकग्राउंड था। तो फांसीवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में उभरा। यानी कि ये अपनी सेना को इकट्ठा करके और खुद सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता था। इसने 1925 तक एक एक पार्टी तानाशाही शासन की स्थापना करी। यानी कि एक ही पार्टी रहेगी, मैं तानाशाह रहूंगा और मेरा ही शासन चलेगा। ठीक है, तो ये मुसोलिनी की कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे। तो फांसीवाद लोकतंत्र को नकारता है, यानी कि इनको लोकतंत्र बिल्कुल नहीं पसंद जहां पे लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं, बल्कि इनको चाहिए कि हम ही हम हैं, जो भी हैं अतिवादी। सेम हिटलर वाला डिट्टो वर्जन है ये। ठीक है, और एकदम मजबूत केंद्रीकृत सरकार हो, मेन सारी पावर मेरे हाथ में हो, सेना सारी मेरे कंट्रोल में हो, जितनी भी स्वतंत्रता है लोगों की वो सारी खत्म कर दो, कोई अधिकार नहीं देना, जो चलेगा सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस बंदे का नाम था बेनिटो मुसोलिनी। अब हम समझते हैं कि इसने क्या किया था। इटली में फांसीवाद के उदय के कारण आखिर इटली में ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदलाव आया। तो देखो, सबसे पहले आर्थिक समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में आ गई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत नुकसान होता है जब युद्ध होता है। बेरोजगारी बढ़ गई थी क्योंकि लाखों सैनिक युद्ध से लौटे और उन्हें नौकरी नहीं मिली। और इसके अलावा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा एकदम महंगाई का बढ़ जाना, जो इटली की करेंसी थी उसका बहुत ज़्यादा कीमतों का मतलब गिराव, मतलब और इटली की करेंसी में गिराव देखा गया, जिससे हुआ क्या कि जो नॉर्मल कपड़ा और खाने की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। और युद्ध के कारण क्या था, इटली ने कर्ज बहुत ले रखा था, उसकी वजह से भी इटली का जो मतलब पूरा आर्थिक जो एक ढांचा था वो खराब हो चुका था। और कृषि उत्पादन भी बहुत कम था। यानी कि चारों तरफ से आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा था इटली को।
कर्मचारियों ने हड़तालों का आयोजन करना शुरू कर दिया। अब जब भाई देश में आर्थिक समस्या आएंगी तो कर्मचारी लोग तो भाई हड़ताल करेंगे अपनी। और किसानों ने क्या करा, जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसानों ने बोला भाई हम भी परेशान हैं। चारों तरफ अराजकता फैल गई, सारी समस्याएं एक साथ आ गईं और कई इटालियनों ने फांसीवादियों की और रुक क्या, मतलब जो ये जैसे मुसोलिनी था, ये एक फांसीवादी था जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, ये चाहता था मुझे पावर दो मैं सब करूंगा। इन्होंने बोला हम सारी व्यवस्था वापस से वैसी कर देंगे, हमें एक मौका दो, मैं वादा करता हूं। फिर है वर्साई की संधि से असंतोष। जो वर्साई की संधि थी बहुत कंट्रोवर्शियल है, जैसा आपको मैंने बताया हिटलर को भी पसंद नहीं थी। तो इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, इसके बदले उसे क्षेत्रीय इनाम मिला था इस साथ देने के मतलब बदले, जैसे डलमेटियन तट, ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ हिस्से, ये इनको वादा किया गया था। हालांकि वर्साई की संधि में इटली को वह बहुत कम मिला जो उसे वादा दिया गया था, यानी कि इटली को जो जो बोला था प्रॉमिस करते हैं आपको ये देंगे आपको वो देंगे, पर उनको मिला कुछ भी नहीं। और उनको बोला गया कि भाई ये तो कटोरी हुई विजय है, यानी कि ये जीत किस काम की जब आपको जो प्रॉमिस किया गया था वो तो मिला ही नहीं। तो ये अपमान था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी कि यार ये तो हमें पागल बनाया गया है, हमें हमें मतलब बुद्धू बनाया गया है। तो ऐसे में जो हमारा बलिदान था उसको इग्नोर कर दिया गया। जो इटली वाले लोग थे हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है वर्साई की संधि में। लिबरल सरकार की कमजोरी। अब इटली की लोकतांत्रिक सरकार जो थी, जिसको लिबरल सरकार कहा जाता था, वो बहुत कमजोर थी, अस्थिर थी, कोई काम ढंग से नहीं कर रही थी। यह युद्ध के बाद की समस्याएं, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इटली के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और जो मजदूर लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उनकी मतलब समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा था। नेतृत्व में बार बार बदलाव, जो उनका नेता था वो बार बार बदला जा रहा था क्योंकि गठबंधन सरकार चल रही थी भाई। तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा थी, लगातार हड़ताल बढ़ती जा रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लोग हिंसा कर रहे थे और सरकार बहुत कमजोर थी। तो ऐसे में लोगों का भरोसा उठ चुका था इस सरकार से। फांसीवादियों ने अपने आप को एक मजबूत विकल्प के रूप में बताया। बेनिटो मुसोलिनी ने बोला मैं एक सबसे स्ट्रांग आपके लिए ऑप्शन हो सकता हूं, आप मुझे मौका दो, मैं इटली को पूरा अच्छा कर दूंगा। और उन्होंने बोला डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन रहेगा, स्थिरता रहेगी मेरी सरकार में अगर आप मुझे मौका देते हो। फिर है साम्यवाद का डर। देखो रूसी क्रांति की वजह से साम्यवाद बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो जैसा हिटलर को डर लगता था वैसा ही डर इनके मन में भी था। और इटली में भी लगातार हड़ताल हो रही थी, विद्रोह हो रहे थे। तो ऐसे में किसानों ने भी भाई मतलब जमींदारों की जमीनें मतलब ऐसे कब्जा करनी शुरू कर दी थी, चारों तरफ अराजकता थी। और इसके अलावा जो अमीर लोग थे, उद्योगपति थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, वो लोग जो है समाजवाद के डर से बहुत ज्यादा भयभीत थे। यानी कि जो रूस में हुआ था वो समझ रहे थे यहाँ ऐसा भी कुछ इधर ना हो जाए। तो मुसोलिनी और उनकी फांसीवादी पार्टी में साम्यवाद को कुचलने का वादा किया गया। यानी कि मुसोलिनी ने बोला आप मुझे मौका दो, साम्यवाद खत्म कर दूंगा, जैसा हिटलर ने कहा था। तो ऐसे में जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने उसको फंडिंग करी और उसको पूरी सपोर्ट दी भाई। फिर है मुसोलिनी का करिश्माई नेतृत्व। मुसोलिनी बहुत ज्यादा एक प्रभावशाली नेता था और उसको बोलना बहुत अच्छे से आता था, डिट्टो हिटलर जैसा ही है ये। उन्होंने इटली की महिमा को गाया, बोला इटली हमारा ऐसा था, इटली में पुनर्जागरण हुआ, इटली में सब हुआ, आज हमारा इटली इतना पिछड़ा हुआ है तो मुझे मौका दे दो, मैं सब कर दूंगा। उन्होंने नारा दिया विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरी आज्ञा मानो और लड़ाई लड़ो, आपका इटली में वैसा बना दूंगा जैसे एक टाइम पे रोमन साम्राज्य था। तो इतना उसने बड़ी बड़ी बातों को बोला तो लोग तो भाई अट्रैक्ट हो गए, भाई ये नौकरियों का वादा कर रहा है, सुरक्षा का वादा कर रहा है। और समाज के विभिन्न वर्ग, बेरोजगार से लेके व्यापारी, सभी के सभी आके इससे जुड़ गए कि भाई जो मुसोलिनी है यही अब हमारा कुछ कर सकता है। तो हिंसा और प्रचार का उपयोग, मुसोलिनी ने बोला एक इसने अपना अर्धसैनिक समूह बनाया जहां पे लोग थे जो लड़ते थे, जिनको ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था, जिन्होंने हिंसा का उपयोग करके राजनीतिक विरोधियों, जो भी जितने भी कम्युनिस्ट लोग होते थे उनको ये लोग मार कूट रहे थे। तो ऐसे में जितने भी समाजवादी लोग थे उनको डराया। और फांसीवादियों ने अपने आप को कानून और व्यवस्था का रक्षक बताया, बोला हमें पावर दे दो, हम कानून और ये व्यवस्था पूरी संभाल लेंगे अच्छे से, जिसको सभी ने समर्थन किया, सभी ने सपोर्ट करा। और इस प्रचार ने मुसोलिनी को एक मजबूत नेता के रूप में महिमा मंडित
किया, यानी कि ये जब प्रचार किया इसने अपना, लोगों की नजर में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसने बोला इटली की सारी समस्याओं को एक ही बंदा हल कर सकता है, वो है मुसोलिनी। तो इस वजह से इसका नाम बहुत उछल गया। ये इसका बैकग्राउंड था। अब मैं आपको इसकी विशेषताओं की तरफ लेके चलता हूं कि आखिर फासीवाद की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता होती है अतिवादी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति अच्छी भावना, निष्ठा की भावना, देशभक्ति की भावना। पर अतिवाद जब उसमें जुड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हिंसक बात यहां पे जुड़ जाती है कि अपने देश के लिए मर मिटना, लड़ाई करो, मरो, कुछ भी करो, पर देश के लिए आवाज उठाओ। तो ऐसे में मुसोलिनी कहता है कि भाई मैं आप सभी को ठीक कर दूंगा, आप मेरी मदद करो और जो भी मतलब आपकी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, इटली हमारा हम सबका है। तानाशाही शासन होता है फासीवाद में। फासीवाद लोकतंत्र को नकारता है और मजबूत नेता को मानता है। तो ऐसे में मजबूत नेता था मुसोलिनी और उसी को ही सारे निर्णय लेने की वो थी एक पावर, जो अधिकार है, सारा अधिकार, जितनी भी जो पावर, जो डिसीजन लेने हैं वो सब मुसोलिनी खुद लेगा, ऐसा फासीवाद कहता है। सैन्यवाद को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। जो सेना होती है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। आक्रामक विदेश नीति बनाई जाती है कि कोई अगर प्यार से नहीं मान रहा तो उस पर अटैक कर दो। और वे मानते थे कि एक मजबूत सेना जो है वो राष्ट्रीय गर्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आपको अपने देश की रक्षा करनी है तो बहुत जरूरी है आप अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत रखो, ठीक है। फिर है विपक्ष का दमन। तो इसने जितने भी इसके विपक्ष में लोग थे, कौन होगा विपक्ष में, जो कम्युनिस्ट लोग थे, समाजवादी लोग थे, उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया, उनकी पार्टियां बंद कर दी, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, जितने भी इसके विपक्ष में लोग थे उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। इनको इतना तंग करा कि पूरी तरीके से समाजवाद, साम्यवाद को खत्म करने के पीछे पड़ गया जो मुसोलिनी था इटली के अंदर। अब इन सब चीजों का प्रभाव क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ा वहां के ऊपर। तो लोकतंत्र का अंत हो गया। एक तो मुसोलिनी के तहत इटली एक पार्टी राज्य बन गया, यानी कि जहां पे बस एक मुसोलिनी का ही वो दबदबा था। सैन्यकरण हुआ, विस्तारवाद की नीति अपनाई इटली ने, यानी कि मजबूत सेना बनाई गई। और ऐसा उसने 1935 में इथियोपिया पर हमला भी किया ताकि उसका जो एरिया था वो इटली अपने कब्जे में ले ले। और 1936 में उसने नाजी जर्मनी के साथ रोम बर्लिन धुरी गठबंधन भी किया, जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा बना। इसी ने फिर हिटलर के साथ भी सांठगांठ कर ली कि कल को युद्ध होगा तो हम साथ में रहेंगे, और धुरी राष्ट्र बन के ये सामने आए दूसरे विश्व युद्ध में। फिर है कॉरपोरेट राज्य और अर्थव्यवस्था। मुसोलिनी ने एक कॉरपोरेट राज्य की स्थापना करी, यानी कि पूंजीवादी राज्य, जहां पर उद्योगपतियों की मौज करवा दी इसने। और मतलब जो नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने लगी, ठीक है। और हालांकि इतना फायदा नहीं हुआ, जो इसने प्रॉमिस बड़े बड़े किए थे उतना इफेक्टिवली नहीं हुआ। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो मुसोलिनी की सफलता ने अन्य फासीवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, यानी कि जैसे इसको सक्सेस मिली इसके आंदोलन में, बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हुए। जैसे फ्रैंको का शासन स्पेन और हिटलर का उभरना जर्मनी में, तो इन लोगों ने भी इससे इंस्पिरेशन लेकर और अपना काम करा। हालांकि इटली की द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी ने उसकी हार और फासीवाद के अंतिम पतन की ओर अग्रसर किया। यानी कि एक तो ये हारे भी और साथ साथ में जो आप कह सकते हो कि जो इनका पतन था वो भी हो गया, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक ये मुसोलिनी वगैरह चले नहीं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना, फांसीवाद वाला आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं, हिटलर और वो मिलता जुलता है। तो ये है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मुख्य घटनाएं और परिणाम, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझेंगे और इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है बहुत नुकसान हुआ था, बहुत तबाही मची थी। आपको याद होगा लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था कि आगे कोई विश्व युद्ध ना हो, लेकिन एक बार फिर विश्व युद्ध हुआ जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उतनी ही तबाही हुई जैसी पहले विश्व युद्ध में हुई थी। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसमें कौन कौन सी शक्तियां शामिल थी, इस बारी कौन कौन लड़ रहा था। पिछले वाला तो आपको याद होगा कौन कौन लड़ा था। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन लड़ा था। तो देखो, एक तरफ था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका आता है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ, ये लोग थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली, ये मित्र राष्ट्र थे, ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। इन तीनों जगहों पर कहीं तानाशाही थी तो कहीं मिलिट्री का शासन था। ये लोग बिल्कुल अतिवादी थे, लड़ाई झगड़े वाले थे।
ऊपर वाले लोग जो थे ये कहते थे किसी एक पर हमला होगा तो हम सभी साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में इन दो लोगों के बीच में बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। एंड कहां पर हुआ था जाकर, जब यूएसए ने अपने बम गिरे थे परमाणु जापान के ऊपर, वहीं पर ये इसका अंत माना जाता है। तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया, मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष माना जाता है, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया लगभग इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी। दो गठबंधनों के बीच का युद्ध था। एक तरफ मित्र राष्ट्र वाले लोग थे जो मैंने आपको पीछे बताए, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और बाकी के उसके सपोर्टर देश। और धुरी राष्ट्र के अंदर वो लोग थे जो एक तो जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो इन्हीं के बीच में यह द्वितीय विश्व युद्ध पूरा चलता है। और यह वैश्विक संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध की यह वैश्विक संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध से अनसुलझे तनाव। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो कई ऐसे चीजें थी जो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे वो जो वर्साई की संधि थी, उसमें जर्मनी वाले इटली वालों के साथ बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। तो उन लोगों को अभी तक लग रहा था कि हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इसके अलावा महामंदी का दौर आया, और इसके अलावा फांसीवादी और तानाशाह लोगों का उदय हुआ। तो ये दो तीन कारक मिलकर मतलब ये सिचुएशन बनाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। सो लेट्स डिस्कस मेन कारण क्या थे आपका जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके। तो सबसे पहले वर्साई की संधि, भाई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल संधि है ये, आप मान के चलो इसकी वजह से कितनी चीजें हुई हैं यार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, हमने पढ़ा था। जर्मनी अपनी सेना नहीं रखेगी, जर्मनी ज्यादा अपना क्षेत्र विस्तार नहीं करेगी। तो इसने प्रमुख क्षेत्र जैसे एल्सेस, लॉरेन को फ्रांस को सौंप दिया, बताओ, ठीक है, फ्रांस को दे दिया। जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया और उसे 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स, यानी कि उसको वो एक जो करेंसी थी उस टाइम पे वो उसको देनी पड़ी, ठीक है। किनको? मित्र राष्ट्रों को, ठीक है। इनसे मुआवजा भरवाया गया। तो जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो ये पैसे देते देते ही खराब हो गई थी। इन शर्तों ने जर्मनी को अपमानित किया, ठीक है। और वहां के लोग बहुत अपमानित, खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिससे राजनीतिक अस्थिरता हो गई। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, याद रखना उस टाइम पे राजनीतिक खतरा होता है, तख्ता पलट का खतरा होता है। इसी का यूज करके हिटलर आया पावर में और हिटलर ने जर्मनी को संभाला। तानाशाही शासन का उभार होता है। भाई 1920 और 1930 के दशक में इटली, जर्मनी और जापान में तानाशाही शासन बहुत ज्यादा था। आप मान के चलो, जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर था और उसकी नाजी पार्टी थी जो सत्ता में आई, जो कहती थी जर्मनी को हम वापस पुराना जर्मनी बना देंगे, खोई हुई जमीनें वापस जीत लेंगे। और इटली में बेनिटो मुसोलिनी, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, आपको पता ही है। जापान के अंदर सैन्य शासन आ गया, सेना ने कंट्रोल में ले लिया सब कुछ, बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा जापान का साम्राज्य बड़ा करेंगे, हमारे हाथ में सब दे दो। फिर आर्थिक मंदी एक कारण था। 1930 के दशक में आपको पता है आर्थिक मंदी से पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया भर की खराब थी, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और अशांति बहुत ज्यादा थी। लोगों के अंदर सरकारों के प्रति बहुत गुस्सा था, तो लोग चाहते थे कि कुछ हो। और ये कठिनाइयों ने कट्टरपंथी विचारधाराओं को जन्म दिया, क्योंकि जब सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा। फिर ऐसे ही हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग निकलेंगे जो वादा करेंगे कि हम आपके लिए सब करेंगे, पर ये कुछ करते नहीं थे। ये नेताओं ने विस्तारवादी नीतियां बताई अपनी लोगों को कि भाई हम खोया हुआ जमीन जो है अपनी वो वापस लेके आएंगे, हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारा समाधान करेंगे। लोगों ने सपोर्ट कर दिया। और ये लोग अतिवादी थे, याद रखना। ये 1 मिनट लगाते थे लड़ाई करने में, हिटलर है या मुसोलिनी है। और फिर लीग ऑफ नेशन की विफलता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीजन ये भी है कि लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर रहा था। जब इटली ने अटैक करा था इथियोपिया के ऊपर जो मुसोलिनी के नेतृत्व में, तो लीग ऑफ नेशन ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। और जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक कर दिया, वहां पर भी बस निंदा करी, इसके ज्यादा अलावा कुछ नहीं किया। और जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन करा, अपनी सेना को बढ़ा दिया। वर्साई की संधि में कहा गया था ना, आपको याद हो, कि जर्मनी अपनी सेना नहीं बढ़ा सकती, लेकिन हिटलर ने बोला मैं तो बढ़ाऊंगा, जो करना है वो करो। हिटलर अपने अटैक लगातार उसने जारी, मतलब इधर उधर सारी जगहों को जीत रहा था वो। तो ऐसे में लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जब लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं करेगा तो भाई वर्ल्ड वॉर कैसे रुकेगी, बताओ। तुष्टीकरण की नीति, हुआ क्या? ब्रिटेन और फ्रांस जो प्रथम विश्व युद्ध और मंदी से कमजोर हो गए थे, आपको पता है ब्रिटेन
जो है वो घुसना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज्यादा नुकसान झेल चुका था ऑलरेडी। ब्रिटेन और फ्रांस जो प्रथम विश्व युद्ध की मंदी से कमजोर हो गए थे, ने एक और संघर्ष से बचने का प्रयास किया। उन्होंने हिटलर को बिना किसी रोक टोक के विस्तार करने दिया। जिस टाइम पे हिटलर अपनी जमीन बढ़ा रहा था, लोगों को मार पीट करके डरा रहा था, उस टाइम पे ब्रिटेन बीच में नहीं आया था। ठीक है, ब्रिटेन दूर था क्योंकि वो नुकसान नहीं चाहता था कोई भी। फिर होता क्या है, एंचलस 1938 जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को लेकर आक्रमण कर दिया। और इसके अलावा है 1938 में ही म्यूनिक समझौता, यानी हिटलर को चेकोस्लोवाकिया से सुदेटेनलैंड लेने की अनुमति दी गई है, वादा करते हुए कि वो आगे कोई विस्तार नहीं करेगा। यानी कि वो लोगों से मतलब संधियां भी कर रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूं अब इससे ज्यादा अटैक नहीं करूंगा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। ये करते 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 उसने उसके अंदर और एक्साइटमेंट आ गई कि अब तो मैं सारी ही जगह धीरे 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 अटैक करने लगूंगा। तो यह हिटलर को और ज्यादा उत्साहित करता है, क्योंकि उसने मित्र राष्ट्रों को कमजोर समझ लिया। उसने समझा यार ब्रिटेन वगैरह ये सोवियत संघ कुछ नहीं करेंगे मेरा, मैं तो सभी को जीत लूंगा और एक ऐसा एरिया बनाऊंगा जहां सिर्फ हम जर्मन लोग रहेंगे। तो ऐसा चल रहा था सब कुछ। विस्तारवादी नीतियां, हिटलर ने सभी जर्मन बोलने वाले लोगों को बोला मैं आपको लेबन्सरोम दूंगा जहां सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे। इसी तरह जापान ने बोला मैं एशिया में अपना पूरा कब्जा कर लूंगा। इटली ने बोला मैं पूरा भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका जितना एरिया है मैं अपना अपना अपने कब्जे में ले लूंगा। इन लोगों ने सोचा कि बस हम सब कुछ करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तत्कालिक कारण क्या है, पोलैंड पर आक्रमण। 1939 का टाइम था, जर्मनी यानी कि हिटलर के नेतृत्व में 1939 में सोवियत संघ के साथ नाजी सोवियत संघ समझौता किया गया। ठीक है, तो नाजी लोगों ने सोवियत संघ से समझौता करा। सबसे देखो कितनी वैसी बात है ये कि एक तो हिटलर बिल्कुल साम्यवादी लोगों को पसंद नहीं करता और यहाँ पे इस समझौते में वो सोवियत संघ के साथ समझौता कर रहा है। तो ये इसी वजह से समझौता हुआ था कि हम दोनों क्या करेंगे भाई, पोलैंड को बांट लेंगे। ठीक है, कुछ तू ले लियो कुछ मैं ले लूंगा। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब भाई हुआ क्या, पोलैंड का क्या है कि फिर कनेक्शन था ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। अगर इस पे हमला हुआ है तो अब ब्रिटेन को रीजन मिल गया ना कि भाई अब ब्रिटेन आएगा बीच में कूदेगा, अब लड़ाई बढ़ेगी। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी जो है प्रतिबद्धता निभाते हुए 30 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहां से दूसरा विश्व युद्ध शुरू। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चल रहा है। दोस्त के ऊपर अटैक हुआ है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी तक यहां पे अमेरिका नहीं आया। अब अमेरिका क्यों नहीं आया, क्योंकि वो चाहता था यार यूरोप वाले हैं आपस में लड़े मरे कुछ भी करें, मैं क्यों इनके बीच में जाऊं, अब मेरा तो कोई मैटर है नहीं। तो अमेरिका अभी तक दूसरे विश्व युद्ध में नहीं घुसा था, उसका कोई प्लान नहीं था घुसने का। लेकिन आगे देखो होता क्या है, जर्मन ब्लिट्जक्रेग 1939-1941। इसका मतलब है जर्मनी ने ब्लिट्जक्रेग यानी कि आकाशीय युद्ध की रणनीति का उपयोग किया, जिसमें तेज टैंक मूवमेंट, हवाई समर्थन और पैदल सेना का संयोजन करके विरोधियों को पराजित किया गया। यानी कि हिटलर ने हवाई वो यूज करते हुए, टैंकों को यूज करते हुए, पैदल सेना, तीनों तरफ से अपने अपोनेंट्स पे हमला किया। 1939 पोलैंड कुछ ही हफ्तों में जीत गया। फ्रांस, जर्मनी ने भारी सुरक्षा वाली मैजीनोट लाइन को पार कर लिया और जून 1940 में पेरिस पर कब्जा कर लिया। चाहे फ्रांस हो चाहे पोलैंड हो, भाई सबको ये जीत रहा था। फिर है स्कैंडिनेविया 1940, डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। यानी कि बड़े बड़े संसाधन इसके पास हाथ में आ गए अब हिटलर के, तो बड़े बड़े एरियाज को ये आराम से जीत रहा था। ब्रिटेन की लड़ाई 1940, जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी के लिए बड़े बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, भारी बमबारी करी। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रॉयल एयर फोर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रतिरोध ने जर्मनी के आक्रमण को रोक दिया। यानी कि ये ब्रिटेन को नहीं हरा पाए। ब्रिटेन के पास अच्छी खासी पावर थी भाई, उनका प्रधानमंत्री भी पावरफुल था। और ये हिटलर की पहली विफलता थी, पहली बार हिटलर फेल हुआ ब्रिटेन के आगे, इसके पहले वो किसी से हारा नहीं था। फिर है सोवियत संघ पर आक्रमण। अब यहां पे देखो भाई, पहले उसके साथ समझौता करा, पोलैंड को लिया आधा आधा, अब इसने सोवियत संघ को देखा भाई इसी को ही कब्जे में ले लेता हूं। हिटलर का माइंड देख रहे हो आप, वो चाहता था अब मैं सोवियत संघ को भी अपना बना लूंगा। लेकिन ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सोवियत संघ के अंदर जो है ठंड पड़ती थी बहुत ज्यादा, और इसकी जो आर्मी थी वो ठंड में लड़ने के लिए आदी नहीं थी। तो ऐसे में हुआ क्या,
ऑपरेशन बरबोसा हिटलर का सबसे बड़ा अभियान था, जिसका लक्ष्य था संसाध, क्योंकि सोवियत संघ के पास संसाधन बहुत थे, हिटलर की नजर उसके संसाधनों पर थी। वो चाहता था पूरा जो मेरा पूर्वी वाला यूरोप है सब मेरे अंडर में आ जाए। तो उसने क्या करा, शुरुआत में ये धीरे धीरे सफल हो रहा था, अपना पकड़ बना रहा था, लेकिन जब कठोर सर्दियां पड़ी ना रूस में, बर्फ एकदम माइनस में टेम्परेचर, जब हिटलर की होगी ऐसी तैसी, सोवियत संघ के मजबूत प्रतिरोध, विशेष रूप से स्टेलिनग्राद की लड़ाई के कारण जो आक्रमण था वो रोक दिया गया। उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया भाई, हाथ ऊपर करके। अरे इतनी ठंड में वो कैसे लड़ेंगे, जर्मनी का वेदर अलग है, रूस का अलग है, वहां कठोर सर्दियां पड़ती हैं। अब ये लोग तो अब ऐसे में ही हिटलर ने फिर सुसाइड कर लिया था, आपको याद होगा। फिर जापान, अब यहां पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अमेरिका यूएसए अभी तक बाहर था, उसका कोई मतलब नहीं था। जापान ने संसाधनों के लिए क्या करा, जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, दक्षिण पूर्वी एशिया पर नियंत्रण करना चाहता था जापान। पैसिफिक का जो एरिया है दक्षिण पूर्व एशिया का, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के बेस पर्ल हार्बर पर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। भाई बेमतलब, कोई मतलब नहीं था जापान का हमला करने का, उसने बेमतलब के हमला करा। अब यार जब तुम उसके पर्ल हार्बर बेस पे हमला करोगे तो अमेरिका छोड़ेगा आपको। अब अमेरिका ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया जब उसके ऊपर हमला हुआ, और अमेरिका जब घुसेगा तो वो जापान क्या, वो तो उसको 2 मिनट में खत्म कर देगा। हुआ क्या फिर, टर्निंग पॉइंट आता है 1942 से 1943 के बीच में। आपको पता है स्टेलिनग्राद की लड़ाई जो अभी पीछे हिटलर वाली चल रही थी, वो तो जर्मनी हार गया था, सोवियत संघ ने हरा दिया था जर्मनी को, हिटलर ने जो है सुसाइड कर लिया था और उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा भाई अमेरिका जब यहाँ पे घुसा तो वो जापान जितना विस्तार कर रहा था वो सब अमेरिका ने रोक दिया, और अमेरिका ने बोला भाई अब आप रुक जाओ, अब हम करेंगे जो हमें करना है। मित्र देशों का आक्रमण 1944 से 1945, अब जितने भी मित्र देश थे ये अच्छे से आक्रमण कर सकते थे क्योंकि धुरी राष्ट्र कमजोर पड़ गए थे। तो मित्र देशों की सेनाओं ने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मेंडी पर बड़ा आक्रमण किया और फ्रांस को मुक्त कराया, ठीक है, और जर्मनी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो जो जो कब्जे में लिया था हिटलर ने वो सब जगहें अब वापस आने लगी, और सोवियत सेना पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अप्रैल 1945 में बर्लिन पर कब्जा कर लिया, यानी कि सोवियत संघ ने अब बर्लिन भी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चल रहा है। अब ये जो थे मित्र राष्ट्र ये वापस से मजबूत हो गए। यूरोप में युद्धों का अंत हो गया 1945 तक, क्योंकि हिटलर ने आत्महत्या करी 30 अप्रैल 1945 को। उसको समझ आ गया था भाई मैं लड़ नहीं सकता अब इससे आगे, और जर्मनी ने 7 मई 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, भाई पूरा सरेंडर। अब वो लड़ ही नहीं सकते ना, उनका हिटलर ही चला गया तो लड़ेगा कौन। तो जर्मनी का मामला खत्म। अब अमेरिका बोल रहा है भाई जापान बहुत दिनों से उछल रहा है बेमतलब के हम पे हमला करा है। तो अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। बोला चलो भाई स्वाहा, खत्म करो यहीं पे। तो भाई इतना भयंकर हमला किया, आज तक उनकी जनरेशन लंगड़ी लूली पैदा होती है। आप ये मान के चलो आज इतनी अपंगताएं होती है उनके शरीर में, वो असर आज तक परमाणु का देखा जा सकता है। जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, और बस ज्यादा उछल रहा था अमेरिका के आगे, अमेरिका ने कर दिया अपना परमाणु धमाका, और आज तक लोग डरते हैं उस धमाके से, हिरोशिमा नागासाकी से। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, मुख्य घटनाएं मैंने आपको सारी बता दी हैं, अब इसके परिणाम समझ लो भाई। एक तो बहुत मानवीय क्षति हुई यार, ह्यूमन लॉस, 70 मिलियन से अधिक लोग मारे गए, जिसमें होलोकास्ट भी हुआ था जहां 6 मिलियन यहूदी मारे गए थे। याद है ना, हिटलर ने होलोकास्ट किया था, यहूदियों को मरवाता था वो। इतनी बमबारी, इतना नरसंहार हुआ, और इसके अलावा आर्थिक विनाश बहुत ज्यादा हुआ यूरोप में, एशिया में, देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। यूरोप का जो दबदबा था उसका अंत हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियां कमजोर हो गई, और अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि यूरोप युद्ध में लड़ लड़ के कमजोर हो चुका था, और अमेरिका ने इसका बेनिफिट उठाया और वो एक महाशक्ति बन गया, और सोवियत संघ भी महाशक्ति बन गया। फिर शीत युद्ध शुरू हो जाता है 1945 के बाद से। अब 2 ही लोग थे जो आपस में लड़ते थे, एक तो अमेरिका क्योंकि वो पूंजीवाद का समर्थक था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो इनकी विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। जितने उपनिवेश थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन जो है वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया था, उस पर दबाव आ रहा था चारों तरफ से कि अब ये भारत वारत जितने भी तुम्हारे इंडिया और जहां जहां अफ्रीका में अपने उपनिवेश हैं ये सब खत्म करो, इनको छोड़ो, इन्हें आजाद करो। तो उसके बाद 1945 में ही यूएनओ बना दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका भी मेन काम यही था, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, सभी का सहयोग बढ़ाना। तो इसके बाद से अभी तक तो नहीं हुआ है कोई वर्ल्ड वॉर, तो ये सब चलता है, ठीक है।
इसके अलावा जर्मनी का विभाजन हो गया, जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में चला गया, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में चला गया। और इससे क्या है, जो बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, उसको ही गिराया गया था। और बेसिकली ये पूरा मैटर आपने 12th में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद है नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया, और यानी कि उनको जो सजा देनी थी वो दी गई नाजी पार्टी के सभी नेताओं को। और इसके अलावा युद्ध ने चिकित्सा, विमान और परमाणु प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति करी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो तुरंत जो मेडिकल जो हेल्प दी जाती थी वो एकदम तेज होने लगी। जो विमान वगैरह थे जो बनाए गए एयरक्राफ्ट, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। और परमाणु का जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अब देशों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया कि भाई कल को कोई हमला हो तो हमारे पास भी इतने खतरनाक हथियार हों, ठीक है। तो ये सारी चीजें बदलाव हुए। तो ये आपका पूरा था वन शॉट वीडियो, मैंने आपको करवा दिया। इसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतनी तैयारी कर लो, बहुत है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें अपना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।